दोस्तों स्वागत है आपका इस यूपीसी के सफ़र में एक बार फिर दोबारा से। और आज का जो मुद्दा है वो है मौर्य। मेरी कल्चर की सीरीज़ चल रही है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार अच्छे से मतलब कि पुरानी वीडियो से स्टार्ट करें। और मैंने मौर्य उठाया, हड़प्पा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे नोट्स बनाना थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों को मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आज का टॉपिक मौर्य है। और मौर्य जो काल था जिसमें बेसिकली जो आज का जो विश्लेषण पार्ट है वो कला और वास्तुकला है। मैं इसमें तीन आप लोगों को मैं तीन वीडियोस दूंगा। एक कला से जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, और दूसरा जो होगा आपका बेसिकली प्रशासन से होगा, और तीसरा होगा इवैल्यूएशन यानी इसके मौर्य काल से मूल्यांकन से कि हमने इस मौर्य काल से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए गाइस, मौर्य, मैं यहाँ कोई राजा रानी की लड़ाई नहीं दिखा रहा, यहाँ मैं कुछ नहीं दिखा रहा। जस्ट यहाँ मैं आपको नॉर्मल चीज़ें दिखाऊंगा कि हमें विश्लेषण थोड़ा सा करना है। जो हमें जो विश्लेषण करना है वो हमें क्या नाम है, इसमें हमें क्या नाम है कला पे करना है और हमें वास्तुकला पे करना है। और मेरा जो टारगेट होगा सारा जो क्या नाम है इसी पे ही सबसे ज़्यादा जो हो क्या नाम है जो सबसे ज़्यादा जो फोकस मेरा चलेगा। ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र जैसे जैसे अगर आपने थोड़ी सी अगर मौर्य काल की जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए पाटलिपुत्र स्टार्टिंग से हुआ मगध के अंदर, और यहीं से स्टार्ट हुआ मौर्य काल से। जो निर्माण जिसको बोलते हैं वो पाटलिपुत्र से ही स्टार्ट हुआ था जो पटना के अंदर है। उसके बाद देखिए मैंने ये उठाया, ये तीनों मैंने फिगर्स उठाए गूगल से। अब यहाँ हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखें कि मौर्य के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी, वो है सिर्फ अशोका गाइस, ये दिस वन अशोका। कोशिश करें अशोका याद करने के लिए, बाकी छोड़ें अभी, क्योंकि मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि मगध क्या था, वो नंदा क्या था, और ये चंद्रगुप्त क्या था। ये नेक्स्ट है। आज का जो टॉपिक बेसिकली कला और वास्तुकला पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर है। अब मैंने यहाँ पे ये फिगर लगी गूगल में, सबसे बेस्ट मुझे फिगर ये लगी थी। अब ध्यान से देखें, ये रहा मगध। फिर मगध के बाद नंदा आया यहाँ पे, इसने इतना कैप्चर किया है इंडिया में। फिर इसने क्या ना, फिर मौर्य आए, मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त आए उन्होंने इतना किया। फिर उन्होंने अपना थोड़ा जीत के उन्होंने मारपीट करी आगे, और क्या नाम है उसको शेड्यूल्स को हराया, तो यहाँ पे उन्होंने इतना किया। फिर डेक्कन में एक्सटेंड किया। लेकिन जब यहाँ अशोका थे जो कलिंगा जिसको बोलते हैं कलिंग, तो उन्होंने जब कैप्चर किया तो ये पूरा का पूरा प्रशासन। यहाँ से हमें एक चीज़ विश्लेषण करने से हमें पहला पॉइंट मिला, हमें ये मिला कि ये एम्पायर ब्रिटिश से भी बड़ा था। यानी जो हमारे अंग्रेज थे जिन्होंने हम पे अत्याचार किया, गुलामी करी, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा था। एक चीज़ हमें यहाँ पे एक पॉइंट हमें विश्लेषण का पार्ट हमें यहाँ मिला, जो अक्सर पीटी में कभी कभी यूपीसी का मूड में आ जाए तो खुरापात मचाने के लिए कोशिश करता है, वो पूछ लेता है। तो मेरा टारगेट पीटी प्लस मेंस के लिए है, और आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज की तरफ मैं कोशिश करूँगा बढ़ाने के लिए। मैंने जो टॉपिक जो कवर करे हैं इसमें स्पूत किया है, मैंने स्तंभ किया है, गुफा किया है, मृत भांड जिसको हम बर्तन कहते हैं, जिसमें आपको मैंने मृत भांड हो गया, ये गुफा हो गया, ये स्तंभ हो गया, ये स्पूत हो गया, और ये कॉइन हो गया। ये मैंने टॉपिक इसके अंदर कवर की। लेट्स स्टार्ट। देखिए कला की दृष्टि से हड़प्पा की सभ्यता और मौर्य के बीच लगभग 1500 वर्ष का अंतराल था। मीन्स जब हड़प्पा जब सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद जब मौर्य काल जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 1500 वर्ष का सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। इस बीच की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं, यानी कि इसके बीच में जो 1500 वर्ष का जो रहा था, तो वो डेफिनेटली उपलब्ध नहीं थे। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन दिमाग में आता क्यों नहीं उपलब्ध था। उपलब्ध इसलिए नहीं होगा, क्या पता उन्होंने कास्ट यानी कि लकड़ी की तरफ से उन्होंने कुछ बनाए होंगे जो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, और अभी तक हमें जो है पता नहीं चल पा रहा है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। इसके बाद मौर्य से पूर्व वास्तुकला और मूर्ति कला के मूर्त उदाहरण कम ही मिलते हैं। ये मैंने सब उठाया गूगल से, क्योंकि मैं टाइप नहीं कर पाता तो माफ़ी चाहूँगा। बट येस, इट्स विल टेकिंग लॉट ऑफ कंज्यूमिंग टाइम। मुझे इस नोट्स को बनाने में करीब मोर देन 10 से 20 डेज लगे, और मैंने जो बुक्स रेफर करी है, मैंने लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी एंड प्लस हेयर एंड देयर गाइस, लॉट ऑफ थिंग्स मैंने जो है क्या नाम है किया, क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी थी, सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करना इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट। चलिए, जब मैंने मौर्य का जब स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आखिर क्यों मौर्य अपना विशेष स्थान रखता है। ये मैंने अपनी तरफ से दिमाग से सोचा, आखिर जो हमारा यूपीएससी क्यों पूछना चाहता है कि मौर्य के बारे में हमें कुछ बताएं। आखिर गाइस इसके पीछे रीज़न क्या है, जो जब मैंने एनालाइज किया, मैंने खंगालने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ सर्टेन्स पॉइंट्स मिले, मैंने खुद लिखे,
भाई कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से इस काल से ही प्रारंभ होता है, यानी निश्चित रूप से। आपने देखा यहाँ पे पहले का अनसर्टेन थी, अब यहाँ पे सर्टेनिटी आ गई और यहाँ पे निश्चित रूप से स्टॉक। इस काल से ही हमारे पास विनय लेख उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपके जो बेसिकली लेख उपलब्ध है। राज्य की समृद्धि और मौर्य शासकों की प्रेरणा से कलात्मकों को यहाँ यहीं से मीन जो है प्रोत्साहन, यहाँ पे हमें कला को जो है बेसिकली प्रोत्साहन मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मुझे फिर बाद में अशोक के स्तंभ से जिसके उसके वस्तुकला के अंदर हमें काफ़ी कुछ मिला। फिर स्पूता यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं स्पूत, फिर गुफा, फिर चित्रकला। मैंने यहाँ पे चित्रकला मैंने क्या नाम है अभी मैंने नहीं किया इवेल्यूशन में, इसको पार्ट में मैंने कोशिश मैं करूँगा कि डालूंगा। फिर सिक्के, फिर प्रशासन। प्रशासन मेरी नेक्स्ट सीरीज में होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा स्तंभ, स्तूप, स्पूत, गुफा, सिक्के और मृदभांड। देखिए अब मैंने फिगर्स ज़्यादा इसलिए रखी है ताकि यार बुक्स हम पढ़ते हैं वही अगेन रट्टाफिकेशन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मेमोरी लॉस्ट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत गजिन वाला स्टाइल है। तो डेफिनेटली मैंने इसलिए फिगर्स को, ताकि आप फिगर्स के थ्रू ही याद करें। देखिए अब पाटलिपुत्र किधर आई, ऑफकोर्स सोन और आई थिंक गंगा के पास है, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आई थिंक सोन और गंगा के पास है। नदी तट पर स्थित नगरों में प्राय काश्यप का उपयोग होता था। इसी में जो क्योंकि हमें ऑफकोर्स के अभी तक निर्माण नहीं, क्योंकि बुद्धा के जो काफ़ी सारे लेख मिले उसमें उसमें पाटलिपुत्र का जिक्र किया और ये बहुत बड़ा ही विशाल लकड़ियों का बना हुआ था। तो डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया, पाटलिपुत्र क्या था। तो पाटलिपुत्र की भी यही स्थिति थी। सभा मंडल में शिला स्तंभों का प्रयोग एक नहीं प्रकार, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ जो स्तंभ, यहाँ से कहने मतलब है यहाँ से स्तंभों का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बेसिकली लकड़ों का बना हुआ था, तो जिस वजह से अभी तक इसके अवशेष हमें अभी तक काफ़ी कम प्राप्त हुए थे, जिस वजह से हम इस पर एनालाइज विश्लेषण अभी चल रहा है हमारे नए नए खोजकर्ताओं का। अब हम कला की दृष्टि से देखेंगे सबसे ज़्यादा कि कला के यहाँ पे जो हमें मिले, यहाँ पे दो रूप मिले गाइस। कला के यहाँ पे दो रूप मिले, ये मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा क्योंकि मुझे ऑथेंटिक वे में गूगल और विकीपीडिया इवन दैट यूट्यूब जनरेशन और बुक्स में भी कोई स्टैंडर्ड मिला, तो मैंने खुद एनालाइज करके यहाँ से मैं कहीं से छोटा मोटा कॉपी पेस्ट किया। देखिए मौर्य काल में यहाँ पे दो है, राजकीय कला और लोक कला। देखिए गाइस राज्य कला पर सबसे पहले ये सोचे कि राजकीय कला और लोक कला में क्या डिफरेंस होता है। राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्पूत, गुफाएं और स्तंभ आते हैं। राज्य कला के अंदर नगर निर्माण, स्पूत, गुफाएं और स्तंभ आते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, राज्य कला के अंदर ये कार्य राज्य द्वारा ही किया जाता है, मीन्स प्रशासन के द्वारा ही, मीन्स जो राजा है वहाँ का जिसकी कमांड है ये उसी के द्वारा ही जो है जो पर्टिकुलर जो है किए जाते हैं। फिर इन कला का निर्माण राज्य द्वारा ही किया जाता है। जो मैंने यहाँ इसके एग्जाम्पल्स जो देखें, साची का स्पूत और अशोक का स्तंभ, ये इसके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाले। अब लोक कला क्या होता है गाइस, ये राज्य द्वारा नहीं लिए जाते तथा ये व्यक्तिगत रूप से लिए जाते, मीन्स जैसे बड़े ही होता है वो अपना काम अपनी तरफ से करता है, तो डेफिनेटली इसी टाइप का था। और इसमें क्षेत्रीय प्रभाव देखा जा सकता है, बट इसमें अगर मैं यहाँ विश्लेषण करूँ तो यहाँ पे क्या क्षेत्रीय प्रभाव में ऑफ कोर्स अब बिहार के मटके और अगर मैं बोलूँ अफगानिस्तान के मटके में फ़र्क होगा थोड़ा बहुत चित्रकला से रिलेटेड, तो इसी तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो मुझे मिले थोड़े बहुत, वो मिले यहाँ पे पत्थर की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ। अब स्टार्ट करते हैं अशोक। गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडियन हिस्ट्री, प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट है कि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मेरी एक एक बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं मेंस पीटी में यूपीएससी आपसे मींस इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है क्या नाम है पूछता रहता है। देखिए सारनाथ, जो अशोक के जो हमें पिलर में कहाँ मिले, सारनाथ में ये सीन था, इसके पीछे भी एक है और डेफिनेटली बुल, हॉर्स और बैल यानी कि एलिफेंट और लॉयन है। तो ये साइन जो हमारे भाषा का जब आप आईएएस के अंदर भी बैठेंगे तो डेफिनेटली जब आप आईएएस क्रैक कर दें डेफिनेटली ये आपके आइडेंटिटी कार्ड पे भी छपेगा। तो ये सारनाथ है जो इंडिया का लोगो भी है इंडियन गवर्नमेंट का, और ये एक अकेला सिंह है। ये अशोकन पिलर एट वैशाली के अंदर जो मुझे मिला, मैंने इसको भी मैंने क्या नाम है गूगल से उठाया। इसके बाद लोरियार बिहार और साथ में ये उसी के ऊपर वाले का मैंने यहाँ पे क्या नाम है इसको आइडेंटिफिकेशन में डाला, ताकि क्योंकि ऊपर की पिक्चर सही नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ये डाला। गाइस क्वेश्चन था
अब देखिए अशोक के ऊपर जो लिखे हुए हैं कुछ मुद्राएं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जूम करके हल्का सा, तो ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस हैं ब्रेल लिपि में, खरोष्टी लिपि में, आयुर्वेदिक लिपि में। ये आपका एक और इस तरह का अलग अलग पैटर्न्स जो अशोक के जो चल रहे थे ये उसमें उसी में ही है। ये भी है हमें रामपुर वाके बिहार से मिला ये, जिसके ऊपर बैल है। क्योंकि बैल इसलिए क्योंकि ये देखो ये गाइस ये चीज़ को, तो कुछ लोग गाय मान, तो प्लीज़ गाय नहीं है ये। और ये देखिए ये इसके अंडकोश हैं, तो टेस्टिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये चीज़ से फ़र्क यहाँ पे हमें मिल सकता है। और इसके साथ और पिलर्स में क्या क्या हमें डिफरेंस जो चले, जो ट्रेंड जो चला जो दिखने में, ये आपका रामपुरवा का ही है ये भी। और ये देखिए वृश्चिक है ये, और शेर की तरह जिसको दिख रहा है आपको दूर से, और ये हमें मिला। ये देखिए गाइस ध्यान से, हाँ ये देखिए काफ़ी डिफरेंस है, ये भी रामपुरम में मिला। अभी फिगर दिखा रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि आपको पता चले हाँ भी अशोक के अंदर क्या क्या हुआ। और सिलेक्टेड फिगर ही रखी है, फिगर्स बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा टारगेट है कि फिगर्स के थ्रू ज़्यादा एनालिसिस पार्ट होता है। ये रहा, फिर इसी तरह ये गोल से उठाया लोरिया का ये रहा, और इसी तरह बिहार का, और इसी तरह एक उत्तर प्रदेश में हमें क्या मिला, संकीसा एलिफेंट। ये भी एक स्तंभ है अशोक का, डिफरेंट वे में है। यानी यहाँ पे जो ऊपर जो है ये हाथी है। यानी कि आपको यहाँ पे मैंने आपको चार चीज़ें कन्वर्ट कराई। एक इसमें डिफरेंस देखें, इसमें डिफरेंस देखें, एक इसमें डिफरेंस देखें, और हमारा जो सारनाथ का वो ऊपर जो बेसिकली इसमें आप डिफरेंस देखें ये गाइस। यानी कि अलग अलग पिलर्स के अलग अलग तरह के अलग अलग रूप यहाँ अशोक ने दिखा। यही दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है पढ़ते जाने पर समझ नहीं आता, एनालाइज नहीं कर पाते हैं, रीज़न क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं होते। अब ठीक है इंग्लिश मीडियम वाले पास तो नितिन सिंघानिया है, नेक्स्ट जनरेशन वीडियो है, यूट्यूब है, विकीपीडिया। हिंदी मीडियम वालों का क्या भाई, हिंदी मीडियम वाले ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं थोड़े से, वो भी फैक्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर किया है और विश्लेषण पार्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। इसमें 36 पेज है गाइस, आई होप, सॉरी 35 हैं। आई होप मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूं, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ फिर अब स्तंभ देखते हैं। अब गाइस देखिए ठीक है, अशोक में सबसे ज़्यादा इसका पिलर निर्माण था, क्योंकि अशोक की खास बात ये थी कि इसने पहली बार स्थापत्य कला को पत्थरों में कन्वर्ट किया। तो स्तंभ के यहाँ पे देखिए दो पार्ट मुझे मिले। स्तंभ के अशोक के स्तंभों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है शीर्ष और एक होता है तना। अब ये शीर्ष तना पहले होता है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखिए ये हो गया शीर्ष पार्ट, ये यहाँ से, और ये चीज़ होगी तना। तना मीन्स बेस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इसी तरह मैंने मॉडल बनाया, शीर्ष ये रहा, इसी तरह तना ये रहा, स्तंभ भाग। शीर्ष भाग को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। अब ऑफकोर्स शीर्ष भाग को भी ध्यान से देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है भागों में बांटा जा सकता है, ध्यान से देखें। ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या होगा, पशु आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, ये चौकी, इसको क्या बोलते हैं हम, कंठ। ये एक्चुअली कमल के फूल की तरह है, इसको अठांग मुखी कहते हैं। और ये होगी मेखला, और ये हो गया आपका तना। आई होप ये पिक्चर मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मुझे गूगल पे इंग्लिश में मिला, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोशिश करूँ कि हिंदी में ही सब कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँ। गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको तना कहते हैं, कई भागों में बांटा गया। और इस पे पशु क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर लेक्चर में दिखाया है, किसी में हाथी रखा है, किसी में शेर रखा है, किसी में कुछ रखा है, तो डेफिनेटली ये पशु आकृति होगी। उसके बाद ये चौकी होगी, जो ये बीज टाइप का था, ये हो गया कंठ, ये हो गया कमल का फूल, और ये हो गया मेखला। अगर मैं दोबारा एक बार आपको और अच्छे से डीपली एनालाइज करा दूँ तो लेट्स सी, दोबारा देखते हैं गाइस। ये देखिए अगर यहाँ पे एनालाइज करते हैं, अगेन कमल, ठीक है, कंठ। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद बेसिकली जो आगे जो मुझे, अब देखिए, अब जब ये एक्चुअली जब अशोका ने जब ये निर्माण कराया, तो इसके बीच अगर आप विश्लेषण करें, अंदर से घुसे इसके अंदर, अगर आप जितना घुसेंगे डेफिनेटली उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इनमें भी चरण देखे गए। देखिए मौर्यकालीन स्तंभों को कई चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम स्टेज, ये उसकी स्टेज नहीं थी, मीन्स जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने स्टेज निकाली कि हाँ यार कुछ डिफरेंसेस हुए, कुछ चेंजेस हुए। जैसे कि बखेड़ा स्तंभ, मौर्य का पहला स्तंभ बिहार में वैशाली के पास, ये याद रखें पहला स्तंभ। कभी कभी यूपीएससी इनडायरेक्टली कभी पूछे तो बखेड़ा। और संकीसा स्तंभ, शीर्ष पर हाथी का आकृति, जो मैंने आपको ऊपर पहले दिखाया। द्वितीय चरण के अंदर आपका आया रामपुरवा, जो बिहार, वृक्ष जो मैं ऊपर दिखा चुका, लोरिया लंदगढ़,
शीर्ष सिंह जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शीर्ष। तृतीय चरण के अंदर सांची आया, जिसके अंदर जो सिंह था वो भी यहाँ पे शीर्ष था, लेकिन यहाँ पे 4 सिंह थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चौथे चरण में जो विकसित रूप से जो बना वो बना हमारा सारनाथ गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सारनाथ। और इस पे अब विशेषताएं देखते हैं। देखिए सारनाथ पिलर की विशेषताएं पे अगर मैं आपको आऊँ, जैसे कि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ओवरऑल विशेषता क्या है, मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। यानी कि मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखता है। ऑफकोर्स ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर, ये गाइस ये टॉपिक याद रखना, लाल बलुए पत्थर, चुनार की पहाड़ी और मथुरा। कभी कभी मथुरा की जगह यहाँ पे आपको कुछ और डाल देगा और यूपीएससी यहाँ पे फिर गेम खेलेगा आपसे, फिर मजे लेगा मस्ती में। तो लाल बलुए पत्थर, मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए। चमकदार पॉलिश गाइस, इनकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी है और आज भी डेफिनेटली सोचिए करीब 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज भी इनकी शाइनिंग, तो डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ तो बात है। इवन दैट अगर एक घर भी यार 50 से 100 साल के अंदर खंडर हो जाता है, वो तो वो थे 2300 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये चीज़, और एक चीज़ और आप सोचें, ठीक है अभी तो हमारे पास टैब है, आप तो भाई मीडिया है, मीडिया का ज़माना है, आपके पास प्लेन्स है, उस समय कुछ भी नहीं था बैलगाड़ी के अलावा। 30 से 50 फीट के लंबे लंबे जो स्तंभ भारी वजन के साथ इधर से उधर ले जाना, गाइस ये भी एक अपने आप में एक इंजीनियरिंग थी अगर आप विश्लेषण करें इस चीज़ को। तो ये भी एक स्तंभ डेफिनेटली उस समय सोचिए किस तरह से उन्होंने किया होगा, ये भी एक सोचने का थोड़ी सी यहाँ पे सोच जो है। अब नाव सारनाथ, अब सारनाथ के बारे में बताते हैं। कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को अवर्तित किए हुए हैं। मीन्स 4 पशु यहाँ पे, ये देखिए इसके पीछे भी एक है। और चक्र मीन्स आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये चक्र टाइप का, ठीक है। पता ही चक्र में 24 आ रहे हैं, ये 24 आ रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको इवैल्यूएशन में दूंगा कि 24 आ रहे को मैं अलग अलग क्या कहते हैं। ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं। मीन्स एक दिक्पाल की तरह अभी एक निगरानी कर रहे होते हैं। और ये खंडित अवस्था में है और इसे धर्मचक्र पर्वत का प्रतीक माना जाता है। ये खंडित अवस्था मीन्स खंडित अवस्था मीन्स मतलब कि जो एक निर्माण के टाइम में था और आज के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। और टूट फूट हल्की फुल्की हुई है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो लेकिन इस सिंबल से मैं अगर आप ध्यान से देखें इस सिंबल को, तो एक चीज़ मिलेगी यार, ये मौर्य शासन की तरफ, एक विजय की तरफ एक तरफ लेके जाता है गाइस। मीन्स मौर्य प्रशासन, ये 4 सितम यानी अशोक के ये 4 ये शेर कि हाँ भाई मैं ही राजा हूँ यहाँ पे और मेरे अलावा और कोई नहीं, तो ये इस टाइप का भी एक प्रतीत होता दिखता है। अब आते हैं, लेट्स कंपेयर गाइस। मैंने ऊपर एक टॉपिक उठाया था सांची का स्तंभ वर्सेस सारनाथ का स्तंभ, क्योंकि कभी कभी इसके बारे में आपको बहुत डिफरेंस होना चाहिए कि सांची के स्तंभ में और सारनाथ, क्योंकि ऊपर सांची के स्तंभ पे भी 4 शेर हैं, सारनाथ के स्तंभ पे भी 4 शेर हैं, जो हमारा इंडिया का लोगो है सारनाथ पर। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, विश्लेषण करते हैं डीपली और अंदर थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए समानताएं ये हैं, सांची में भी 4 सिंह पीठ सताए हुए बैठे हैं, इसी तरह सारनाथ में भी 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं। लेकिन डिफरेंस ये रहा इसका, सांची के स्तंभ में सिंगों के नीचे चुकते हुए हंस दिखाए गए हैं। मीन्स सांची के जो स्तंभ है, जो सारनाथ के जो 4 अलग डिफरेंस हैं, इसके अंदर चुकते हुए हंस को दिखाया गया। लेकिन सारनाथ के अंदर बैल घोड़ा हाथी सिंह, अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यार मैं भी इवन दैट परेशान हो जाता हूँ। तो मैंने फिर ये इसको क्रैक करने की कोशिश करी कि यार इसको कैसे याद किया जाए और कैसे याद नहीं किया जाए। तो फिर मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई, मेरे दिमाग में खुरापात चल रहा था छोटा सा, मैंने बैल मारा, बैल पीयूसी जो बहुत फेमस है और नवरत्ना कंपनी में भी है ऑर्गेनाइजेशन। जब मुझे बैल याद हो गया ना, तो बी फॉर बफेलो बोलो या फिर बैल बोलो हिंदी में, एच फॉर आपको यहाँ पे हॉर्स बोलना होगा, ई फॉर आपको एलिफेंट बोलना होगा और एल फॉर लॉयन बोलना। तो ये ट्रिक याद हो गई है तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको बैल इन फ्यूचर में याद रहेगा। और अब एक बात हो, जब मैंने विकिपीडिया और मैंने और भी काफ़ी कुछ चीज़ें खंगाली मैंने दोबारा से, तो एक मुद्दा भी उठा ईरानी स्तंभों वर्सेस मौर्य स्तंभों। ये मेंस के ऊपर भी उठा सकता है टॉपिक कि भाई इन दोनों के कुछ ईरानी इतिहासकार जो हैं वो बोलते हैं कि ईरानी स्तंभ और मौर्य जो ईरानी कहते हैं कि भाई ये मौर्य स्तंभ भी ईरानी थे, ये तो आप लोग ऐसे ही बता रहे हो। तो नहीं, लेकिन मौर्य काल के जो स्तंभ थे वो अपने
अपने विशेष तुल्य हैं, उनका कोई भी किसी के प्रति कोई कॉपी नहीं किया गया। इसके लिए डिफरेंस मैंने ये निकाले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों के बने हैं, और ये जो अशोक स्तंभ हैं वो एक ही पत्थर के हैं। मीन्स अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, अगर मैं आपको हल्का देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर है, कोई यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, ये इसी पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। और लेकिन जो ईरानी है वो बेसिकली अलग अलग पत्थरों से उन्होंने, मीन्स फॉर एग्जांपल वही जैसे घर बनता है अपना तोड़ गया, तो उसी हिसाब से ये जो है बनाया गया है। यानी कि अलग अलग पाषाण जो खंडों है, पाषाण वाले पत्थर खंडों के बने। काल की पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ अलग प्रकार की दिखती हैं। मीन्स जो इसके कमल हैं उसकी पंखुड़ियाँ को डिफरेंट प्रकार की दिखती हैं, इसमें कमल के समाने दिखते हैं। मीन्स जो इसकी पंखुड़ियाँ थी जो ऊपर मैंने दिखाया समाने। ईरानी स्तंभ नालीदार है और भारतीय स्तंभ सपाट है। तो ये 3 डिफरेंस मुझे मिले। जो कभी विवाद बनता है कि नहीं ईरानी है, तो ये आपके काउंटर हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है। अब आते हैं गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर स्पूता। हमारे भगवान बुद्ध थे और उन्हीं के प्रति हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें शिक्षा जो है नैतिकता के बारे में, जो एथिक्स जीएस पेपर 4 इससे रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप, मैं कोशिश करूँगा आपको और डेप्थ के अंदर ले जाने की। चलिए शुरू करते हैं। पहले सोचते हैं ये स्पूत का मतलब क्या। ठीक है, मंदिर मस्जिद समझ आता है हमें, गुरुद्वारा समझ आता है, पर स्पूत क्या। देखिए शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। आपको ये चीज़ समझ आ गई, किसी वस्तु का ढेर। स्पूत शब्द एक चीज़ हो, यहाँ पे कभी कभी पीसीएस के स्टैंडर्ड में पूछ सकता है, तो पीसीएस वाले भी ध्यान रखें कि संस्कृति या पाली से निकला माना जाता है। मीन्स माना जाता है, नॉट श्योर, दे आर नॉट श्योर इवन, बट लेकिन यस संस्कृत और पाली से। स्पूत का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ। यानी कि देखिएगा, मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। मैं देखिए कि स्पूत क्या था कि जब आदमी मर जाता था तो उसकी जो कुछ अच्छे आदमी थे वो मर जाते थे, तो उनको एक जगह से मतलब कि एक बना के मतलब कि एक तरह से, जैसे कि जब आदमी मर जाता है उसके एक उसकी आधार शैली रखना, उसके अवशेषों को उसके अंदर रखना, तो ये स्पूत का कार्य था बेसिकली। तो स्पूत का हम समझ आए, शाब्दिक अर्थ हो गया किसी वस्तु का ढेर, इसको हम कहते हैं संस्कृत और पाली में। और स्पूत का विकास इस संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा माफ कीजिएगा और मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। देखिए गाइस, अब एक चीज़ हो, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना इसी स्पूत के अंदर हुई। ठीक है, जैसे कि इसके जन्म, संभोग, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, निवारण में जब लास्ट में जब आदमी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। लेकिन एक चीज़ और, स्पूत के यहाँ पे आपको जो है क्या नाम है, यहाँ पे 4 भेद होंगे। अगर मैं बताऊँगा स्पूत क्या होते हैं, इसको बिल्कुल डीपली एनालाइज करना है हमें। पर अभी मोटा मोटा ये है कि इसके ध्यान रखिए 4 स्पूत होते हैं, 4 तरह के स्पूत पाए जाते हैं अगर विश्लेषण करें तो। एक आपका हो गया शारीरिक स्पूत, एक हो गया पारिभौमिक स्पूत, एक उद्देशिका स्पूत जिससे हमें शिक्षा मिलती है, और हो गया पूजा जहाँ पे पूजा की जाती है, एक होती है शारीरिक जहाँ पे शारीरिक स्पीच रहते हैं, जहाँ पारिभौतिक जो त्याग कर देते हैं तो उससे रिलेटेड होता है। अब आते हैं गाइस स्पूता पे। हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्चुअल, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका सांची का स्पूत है। इसको वेदिका, मैं आपको हिंदी से स्टार्ट करता हूँ। वेदिका यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रेलिंग स्पूत की रक्षा के लिए। मीन्स अब क्या, ये गाइस ये पोर्शन, ये वाला, ये एंड्रोसल वॉल, ये चीज़, ये नहीं, ये चीज़। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मेधी, इसको हिंदी में बोला कुर्सी। अब जिस पर स्पूत का मुख्य भाग आधारित होता है, तो मेधी गाइस क्या हो गया, ये चीज़, ये पोर्शन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये चीज़, ये जिस पे स्पूत का भाग आधारित होता है। अंड, स्पूत का अर्ध गोलाकार भाग। अब अंड सोचें, देखिए गाइस, ये चीज़ अगर थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये पोर्शन, ये रहा अर्ध, जिसको अर्ध गोला कहते हैं हिंदी में, ये चीज।
इसी तरह हर्मिका, शिखर के अस्तित्व, पात्र की रक्षा करने की। तो हर्मिका क्या है गाइस, ये चीज, ये रहा, ध्यान से, हर्मिका ये रहा गाइस। इसी की तरह इसी के जैसे और छत्र अथवा छत्रौली, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक छत्र। तो गाइस छत्र, ये रहा, ये तीन जो है छत्र हैं। और यष्टि, यष्टि को हम क्या कहते हैं, छत्र को सहारा देने के लिए। मीन्स अब यहाँ पे यष्टि इन्होंने मेंशन नहीं किया, मैंने गूगल से उठाया इसको, लेकिन अगर मैं इसको देखिए, मैं वो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जो रॉड है इसके ऊपर, मीन्स जो फिक्स किया गया है, तो उसको हम यष्टि कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। अब नाउ साची स्पूत गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पर्टिकुलर दिस सेशन, साची स्पूत। इसको मैंने बोला महास्पूत, क्योंकि यहीं से ही जो हमारे बुद्धा जी थे वहीं से ही इनका स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसकी लोकेशन फाउंड करते हैं। लोकेशन फाउंड ये रहा, एमपी में है, ये रहा गाइस, मैंने ये गूगल से उठाया। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित सांची में प्रमुख स्पूतों की संख्या 3 है गाइस। ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो संख्या जो है, यहाँ पे जो देखी गई है बेसिकली वो 3 देखी गई है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा स्पूत महास्पूत के नाम से प्रसिद्ध है। जो सबसे बड़ा जो ये स्पूत है ये आपका। चलिए, आपने स्पूत देखा, थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी फ़ोटो के अंदर जाते हैं कि ये हमें देखने से ही क्या क्या एनालाइज हो गया। चलिए, इसलिए मैंने फ़ोटो रखी ताकि अब देखिएगा, देख रहे हैं ध्यान से। तो ये यष्टि थी जो इसके रॉड के ऊपर ये खड़ी है, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये चित्र को, ये देखिए काफ़ी उस समय के ज़माने में इस तरह की एक उम्दा कारीगरी, ये भी यार विश्वसनीय है, अद्भुत है। ये देखिए, ये बैक सीन है दूसरे एंगल से, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर्टिकुलर दिस वन। फिर ये अगेन मैंने गूगल से उठाया, इसको तोड़ना कहते हैं। ये चार जो इसके 4 रास्ते होते हैं, ये चीज़, ये वेदिका होती है लाइक दिस, ये एक्सिस पिलर, ये हर्मिका जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और, इसमें गर्भगृह नहीं होता। यानी कि जैसे कि मंदिरों के अंदर नागर शैली वर्सेस द्रविड़ शैली के अंदर जो मैंने पहली वीडियो डाली इसलिए डाली थी कि गर्भगृह के बारे में, पर इसमें गर्भगृह नहीं होता। तो ये बहुत ही एनालिटिकल पार्ट है, और यूपीएससी बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं पूछ ले तो आई होप मेरे वीडियो के बाद नोबडी कैन बीट यू इन पीटी, दिस इज माय शो। एक और एंगल मिला मुझे, मैंने फोटो इसलिए रखी ताकि दिमाग के अंदर कैप्चर हो सके कि क्या है। इसी तरह देखिए अगेन तुराना गाइस, ये चीज़ खड़े होना, स्टोन वेदिका, ये जो लाइक दिस, ठीक है, वेदिका हो गया, हर्मिका हो गया, छत्रा हो गया और एक्सिस पिलर हो गया। और फिगर मैंने देखिए बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ, आई होप अब क्लियर हो जाएगा। अंडा, स्टी, छत्रा और हर्मिका और अपर फिगर्स इसलिए रखने बार बार ताकि बार बार देखते थे एक आदमी को आदत सी हो जाए, वो हाले हाँ यार यही है, इतना मुझे याद हो गया, दैट्स इट। मेरा काम यहाँ पर आपको याद कराना, कंसेप्ट क्लियर कराना है। इस बुत का ढांचा 3री शताब्दी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईस्वी पूर्व अशोक द्वारा बनाया गया था। तपस्या शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार किया। मीन्स शुंग शासक जो थे, इन्होंने पहले जो 3री शताब्दी के अंदर एक्चुअली हुआ गया था, अशोका ने लकड़ी की वेदिका, सॉरी जो लकड़ी जो ये चीज़ आपकी ये थी, अरे कहाँ गया, जो लकड़ी का जो स्पेशल था वो इसमें इन्होंने जो है बनाया था। लेकिन शुंग शासकों ने इसको तोड़वा के फिर इनमें पत्थर एडिट कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली थी गाइस। स्पूत का व्यास लगभग 40 मीटर है। आप सोचिए 40 मीटर कितना होता है, सोचिए, दिमाग लगाइए, काफ़ी बड़ा होता है। एक गाड़ी भी 2 मीटर या 2.5-3 मीटर से ऊपर नहीं होती, तो आप सोचिए 40 मीटर है। उस समय बनाया उन्होंने 40 मीटर का। ये भी एक बहुत बड़ा, पक्की ईंटों की मूल संरचना पर शुंग काल में पत्थरों का आवरण चढ़ाया गया। लेकिन इस स्तूप के उद्देश्य क्या है गाइस, आखिर क्या है, क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है,
ये भी है चीटी का अवशेष रखे। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट बोलूँ 3 इडियट की तरह, कहना क्या चाहते हैं ये लोग? तो ये प्रेम, शांति, विश्वास, साहस का प्रतीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जो कि बुद्ध के कुछ अवशेषों पर बना था, इसके शिखर पर एक छत्र है जो स्मारक को दिए गए सम्मान का प्रतीक है। यानी कि प्रेम, शांति, विश्वास और आपका साहस का प्रतीक है। ये इनके बेसिकली पर्टिकुलर जो है उद्देश्य। सर्वप्रथम उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय परिषद दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मीन्स यहाँ पे अशोक है। इन स्फूर्तों को स्थायी संरचना में बदला ताकि लंबे समय तक गाइस रह सके। मीन्स ऑफ कोर्स अब आपने जब स्टार्टिंग में मैंने बताया 1500 काल का जो डिफरेंस था, तो डेफिनेटली अब ये अशोक के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब ठीक है, जो हम कलात्मक जो गतिविधियाँ करेंगे उसको एक निर्माण दें, पर्टिकुलर एक कि हमारे अगर हम कल को अगर हमारा अंतिम संस्कार भी हो जाए तो हमें आने वाले टाइम में लोग हमें जान सकें, हमारी कला और दृष्टि को देख सकें। तो इस वजह से इन्होंने पत्थर को, जिसको बोलते हैं पाषाण युग, यहाँ से एक आयरन एज जो है स्टार्ट हुआ। इसके बाद अशोक सम्राट ने भारत में जिन स्थानों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया उसमें सांची भी एक था, जिसे प्राचीन नाम कंकेनवा कहा जाता है। ये कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा प्लीज़ दिमाग में सेट कीजिए। तब ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र, यानी कि अगेन ये जो स्पूत थे बेसिकली बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुके थे। सांची की स्थापना बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के महान अशोक का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सुनियोजित, इट्स अ प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरलाइन दिस पॉइंट, सुनियोजित योजना थी और जिस वजह से इन्होंने स्पिताओं का निर्माण किया। अब देखिए स्पूत, सांची के स्तूप दूर से देखने में भले मामूली अर्धगोलाकार संरचना लगती है, लेकिन इनका भव्य विशिष्टता व बारीकी का पता सांची का देखने पर पता। आपको 40 मीटर से ज़्यादा इतना बड़ा है तो डेफिनेटली इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है क्या नाम है नॉलेज मिलती है। और इसके बाद है संभव है सांची की उज्जैनी से निकटता और पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण जाने वाला यात्रा मार्ग पर होना भी इसकी स्थापना की वजह। अब ये क्वेश्चन ये भी हमें दिमाग में हो सकता है कि भाई आखिर ठीक है, यहाँ से भाई बिहार में शासन कर रहे थे हम लोग, फिर एमपी में इतनी दूर आके क्यों बनाया, क्या रीज़न था गाइस? तो इस पर एक संभावना मैंने यहाँ से निकाली। संभव है सांची की उज्जैनी से निकटता और पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण जाने का यात्रा मार्ग पर होना भी इसकी स्थापना की वजहों में से रहा हो। मीन कि अशोका ने सोचा कि स्पूत को मैं ऐसी जगह रखूँ ताकि सभी लोगों के प्रति ये स्पूत देख सकें और उसके जो संदेश को वो मीन्स पा सके, ताकि बौद्ध धर्म का जो बेसिकली उद्भव है उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स फैला सके। अब देखिए स्पूत एक गुंदाकार भवन होता था जो बुद्ध से संबंधित सामग्री या स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता था। इसी तरह गाइस सांची के स्पूतों का निर्माण कई काल खंडों में हुआ। एक चीज और, सांची के स्पूतों का काल कई खंडों में है, जिसे ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। यानी कि सांची के स्पूत को अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति भी रखी गई थी। जब सांची सूबा बना तो वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लोग आए, शुंग आए, फिर क्या नाम है वाटसन आए, फिर चोला आए, तो इन्होंने भी इसमें कुछ खुरापात मचाया, मीन थोड़ा बहुत हेर फेर किया। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी मैं आपको अगले वाले लेक्चर्स में और स्पूत के ऊपर जो भी सीरीज होगी, जो भी एक सीरीज होगी, मैं पूरा एक आपको एक पर्टिकुलर एक स्पूत का स्ट्रक्चर मैं आपको इन फ्यूचर लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। ईसा पूर्व 283 में बौद्ध जी का देहांत हो गया था। और लेकिन अब ये हो कि भाई ठीक है भाई बौद्ध के आखिर उन्हें दफनाया क्यों? रीज़न ये था कि जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में
लड़ने झगड़ने लगे। ठीक है भाई, मैं लूँगा, मैं उनको कर, मैं इनकी देख मीन्स मैं इनके बॉडी को लेके जाऊँगा, मैं उनके बॉडी को लेके जाऊँगा। लेकिन अंत में एक बौद्ध संत, जो एक बौद्ध संत था, मैंने नाम डाले क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित का समाधान किया। मीन्स इसी तरह जब बोले नहीं ठीक है भाई, सभी राज आपस में मार काट रहे हैं तो डेफिनेटली इनके कुछ कुछ हिस्से दे दें ताकि सभी लोग खुश रहें, और इसी तरह बौद्ध धर्म का भी ज़्यादा ज़्यादा प्रचार हो सके। इसके पीछे ट्रिक ये थी। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्पूत का निर्माण हुआ, यानी कि जो सबसे पहले 8 स्पूत का ही जो सबसे पहले जो है निर्माण जो बेसिकली हुआ था। और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निवारण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्पूतों का प्रतीक माना जाता है। मीन्स इसी के बाद से ही फिर जो स्पूतों का जो है, इसी जो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार जो है गाइस माना जाता है। लेट्स विशेषताएं, अब इसकी देखते हैं विशेषताएं। लेट्स क्या क्या है ये स्पूत एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है और इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है, यानी ये रेलिंग टाइप की है। बालू पत्थर के बने 4 बालू पत्थर, मीन्स जो बालू के थ्रू ये जो है बना हुआ है और स्थित है, जिनके लंबे लंबे पटकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेष जातकों में वर्तित कथाओं मूर्तिकारी के रूप में अद्भुत नमूना। मूर्तिकारी मीन्स जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी, तो मूर्तिकारी वही है। और इस मूर्तिकारी में प्राचीन भारतीय जीवन के सभी रूपों का दिग्दर्शन किया गया है। मनुष्य के अतिरिक्त पशु पौधों के जीवन चित्र इस कला की पक्षी तथा पेड़ मुख्य विशेषता है। मीन्स कला पक्षी और पेड़ों का भी इसमें इनके कलात्मक रूप में इसमें योग इन्होंने डाला इसमें। और सरलता सामान्य सौंदर्य की उद्भव की ही सांची की मूर्ति कला की प्रेरणात्मक शक्ति है। ये एक तरह से शक्ति प्रोवाइड कराता है। मीन्स शक्ति नहीं देता है, मीन्स शक्ति का एक बूस्ट है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको नहीं आप IAS नहीं करते तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ नहीं यार यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली आप बूस्ट होंगे अंदर से। तो ये एक तरह से शक्ति का प्रेरित है। इस मूर्तिकारी में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की नहीं पाई जाती क्योंकि उस समय तक बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाता। तो ये एक एनालिटिकल पॉइंट मिला और काफ़ी उम्दा पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि उस समय जो बुद्ध को जो बेसिकली जो है देवता के रूप में नहीं माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के काल में महायान धर्म के उदय होने के साथ ही बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मूर्ति का प्रवेश हुआ। मीन्स कनिष्क काल के अंदर ही महायान जब उसमें हुआ। अब ये कनिष्क क्या बोलेंगे यार सर ये क्या बसुड़ी डाल दी है, तो गाइस बी पेशेंस, जस्ट सूता खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी डीप नॉलेज दे रहा हूँ। तो जब जैसे जैसे सीरीज़ खत्म होगी डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, ध्यान से पढ़ें। आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करूँगा ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कनिष्क के बारे में मुझे अलग सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। सांची में बुद्ध की उपस्थिति का आभास उनके कुछ विशिष्ट प्रतीकों द्वारा किया गया है, जैसे उनके ग्रह परिताक का चित्रण, अश्वारोही से रहित केवल दौड़ते हुए घोड़े के द्वारा जिस पर एक छत्र स्थापित है। ये गाइस इस पुता की विशेषता है और प्लीज़ इसको दिमाग से सेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी जो है UPSC तिकड़मबाजी खेल सकता है हम लोगों के साथ, जो हम हादसे पे जो जिसको हम बोल सकते हैं लोग हैं जो संघर्ष करते हैं। तो सांची में अशोक के समय का एक छोटा दूसरा स्पूत भी है। मैंने आपको पहले बताया था 3 स्पूत हैं यहाँ पे, तो दूसरा छोटा स्पूत भी है। इसमें तोरण द्वार नहीं है, इसमें मतलब कि द्वार का जो तोरण द्वार जो घेरा टाइप का है वो नहीं है। अशोक का एक प्रस्तर स्तंभ जिस पर मौर्य सम्राट का शिलालेख उत्कीर्ण है यहाँ के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। ये स्तंभ भ्रभावस्था में प्राप्त हुआ था। और एक चीज़ और, ये गाइस ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में, मीन्स ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से फ़ायदा ये होता है कि इसको यूनेस्को द्वारा भी पैसे इनको प्रोवाइड होते हैं कि देखभाल के लिए। तो बेसिकली ये होता है कि ये काम होते हैं ना। बौद्ध वस्तु शिल्पकला, थोड़ा और डेप्थ चलते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वरवादी सिद्धांत के स्थान पर शिक्षाओं का महत्व दिया गया। मीन्स जो बौद्ध कला थी, जो बौद्ध धर्म था, उसने ईश्वरवादी के स्थान पर उसकी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। ये इसकी खास विशेषता है।
इसी तरह इन संरचनाओं में मंदिर से परे स्पूत का एक नया विचार आया था। मैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो वस्तुकला है आखिर क्या है, इसी के बारे में थोड़ा सा आपको एनालाइज कराने की कोशिश जो है कर रहा हूँ। आरंभ में केंद्रीय भाग में अवशेष रख उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। इनमें बाहर से ईंटों और पत्थरों की ऐसी चिनाई की गई ताकि खुले में इन बुद्धों पर मूसों के पास मीन्स सोचिए 2000 साल पहले इस तरह के उम्दा जिसको बोलते हैं किया गया, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और ऐसी चिनाई की गई ताकि इसको खुले मौसम में रखा जाए तो इसके ऊपर जो है क्या नाम है कोई प्रभाव ना पड़े। स्पूतों के मंदिर की भांति कोई गर्भ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इसमें कोई गर्भ नहीं होता। अशोक द्वारा सांची में बनाया गया स्पूत से पहले के स्पूतों से विशिष्ट था। बौद्ध कला की सर्वोत्तम कृतियां सांची में बौद्ध वास्तु शिल्प की बेहतरीन कृतियां हैं, जिनमें स्पूत जो मैंने बता चुका हूँ, तोरण और स्तंभ शामिल हैं। इनमें स्पूत संख्या 1 सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई। तो इसको प्लीज रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट हाँ अशोक के द्वारा ही बनाए थे, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे। मीन्स इसमें यहाँ पे महात्मा बुद्ध के स्पेस रखे गए हैं। थक गया हूँ। करीब में यहाँ पर 2 अन्य छोटे स्पूत भी हैं, जिनमें उनके 2 शुरुआती शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। मीन जो उनके जो 2 शुरुआती जो बुद्धा के जो शिष्य थे उनको रखे। मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि मैंने फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर किया। जब इन्विटेशन पार्ट में जब बुद्धा के बारे में जो सीरीज स्टार्ट होगी तो उसके बारे में वहाँ बताऊंगा। तो अभी जस्ट ये याद रखें कि 2 शिष्य जो है यहाँ रखा गया। पहले स्पूत की वेदिका में जाने के चारों दिशाओं में तोरण द्वार बन है। ठीक है। पूरे स्पूतों के बाहर जहाँ पहले कठोर लकड़ी हुआ करती थी, आज पत्थरों की रेलिंग। गाइस वही जब अशोका ने स्टार्ट किया था वो जो ये कठोर लकड़ी जिसको बोलते हैं उसका निर्माण जो है यहाँ पे किया था, लेकिन शुंग शासन में फिर उसकी जो है पत्थरों से रेलिंग कर दी। अंदर वेदिका है वह कुछ ऊंचाई तक जाने के लिए पद दीक्षाण पत्र, ये याद रखने की कोशिश करें क्योंकि यूपीएससी इस बारे में पूछा था, इसलिए मैंने वर्ड डाला। मीन्स एक रास्ता है सीढ़ियों के थ्रू। स्पूत के गुम्ब पर पत्थरों की वर्गाकार रेलिंग बनी है, वह शिखर पर त्रिस्तरीय छत्र है। स्पूत की वेदिका में प्रवेश के लिए 4 दिशाओं में 4 तोरण, जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया। पत्थर से बने तोरणों में महात्मा बुद्ध के जीवन की झांकी और जातक प्रसंगों का उत्कीर्ण मीन्स पत्थरों से जो बने हैं गाइस, उसमें जो है जातक कथाएं जो होती हैं, जो जिसमें माया जाल जिसको बोलते हैं जातक कथाएं, उसको उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड उसके जीवन की जो झलकियाँ जातक कथा कल्पनाओं से करने की जो है कोशिश करी गई है। यह कार्य इतनी बारीकी से किया गया कि मानव कारीगर के कलम खूंची से उनको गढ़ा गया। यहाँ पे उपमा करी गई है किसी चीज़ की। और एक चीज़ और, इस स्पूत के दक्षिणी तोरण के सामने अशोक स्तंभ स्थापित है, यानी कि इसके दक्षिणी तोरण में अशोक स्तंभ स्थापित है। इसका पत्थर आसपास कहीं नहीं मिलता और माना जाता है कि 50 टन वजनी स्तंभ को सैकड़ों कोस दूर चुनार से लाकर यहाँ स्थापित किया गया। यहाँ पर एक मंदिर के अवशेष हैं जिसे गुप्त काल में निर्मित किया गया था। ये जब गुप्त काल आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अब गाइस आता है बौद्ध मठ बेसिकली एक्चुअली क्या था। ये बौद्ध मठ में जो बौद्ध भिक्षुक हैं, जो उनके शिष्य हैं, बेसिकली उनको यहाँ पे रखा जाता था। मीन्स वहाँ पे ये आवास थे, रहते थे, वहाँ पे ये रहते थे, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो। सांची के स्पूतों के समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष हैं। एक यहाँ पे सांची के स्पूत के साथ बौद्ध मठ के अवशेष भी हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु का आवास था। यहीं पर पत्थर का एक वह विशाल कटोरा है जिससे भिक्षुओं को अन्न बांटा जाता था। क्योंकि डेप्थ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी आपको तो पता ही है, अगर आप 2010 से लेकर 2014 तक का पेपर एनालाइज करें बॉस, हालत ख़राब हो जाती है क्वेश्चन देख के कि यार ये कहाँ से पूछा। इसी तरह यहाँ पर मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन, गुप्तकालीन अवशेष सहित छोटे बड़ी कुल 4 दर्जन संरचनाएं हैं। मीन्स ये आगे लेक्चर्स में कवर होगा। शुंग काल में सांची में अशोक द्वारा निर्मित स्पूत का विस्तार किया गया। ये बार बार इसलिए डालता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, यार बंदा ये भोंक रहा है इतनी देर से, इतना कचर कचर कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको याद कराने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पर अन्य स्पूतों का निर्माण
कराया। सांची में इन सपूतों का जीवन और लंबे समय तक चला, जिसमें इसे अद्वितीय बनाने के लिए कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया। यानी कि यहाँ पे ये कल्पना शक्ति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया कि हाँ भी इस तरह से होता है। इसके बाद शुंग व कुषाण नरेशों ने अपने काल में यहाँ पर अन्य सपूत निर्मित जो है यहाँ पे कराए। लेट्स फोकस। मौर्य से कुषाण सातवां गुप्त तक बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा, किंतु इनके पतन के उपरांत राजकीय समाप्त हुआ। और तो ये आने वाले लेक्चर्स में गाइस ये टॉपिक प्लीज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जस्ट स्पूता भी सबसे ज़्यादा विशेषण दिया हमने, क्योंकि स्पूत एक ऐसा है जो हिंदी माध्यम के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगेन वही मैंने रिपीट किया कि वेदिका को स्पूत की रक्षा के लिए, मेधि को जिस पर स्पूत का मुख्य भाग आधारित होता है, अंड स्पूत का अर्धगोला का भाग हर्मिका शिखर के स्थित पात की रक्षा हेतु, छत्र अथवा छत्रावली धार्मिक चेतना का प्रतीक, यष्टि छत्र का सार देने के लिए वो रॉड जैसी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। प्राचीन काल के कुछ प्रमुख स्पूत स्थल निम्नलिखित है गाइज। अब आता है भारहूत स्पूत। ये खंड अवस्था में है, इसके हमें अवशेष ही मिले हैं। तो डेफिनेटली ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारहूत स्पूत से भी काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, जिस वजह से मैं तो गाइज भारहूत स्पूत के मुझे ये 2 चित्र मिले। ये देखिए इसकी पेंटिंग्स जो करी गई, मीन्स पेंटिंग इन द सेंस जो पत्थरों से करी गई, ये काफ़ी उम्दा है। बस वो लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है। दूसरा पॉइंट जो इसका बनता है, भगवान बुद्ध के भस्मों के ऊपर निर्मित ये स्पूत मध्य प्रदेश में, यानी कि हमें ये बात पता चली कि ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। स्पूत का मुख्यतः नष्ट हो चुका है और अधिकांश मौजूदा अवशेष जैसे रेलिंग, इसकी हमारे पास जो रेलिंग और प्रवेश द्वार जो हमारे पास अभी तक हमारे जो म्यूजियम के अंदर है, वो इसको संग्रहालय किया गया है। अब भारहूत अवशेषों से लगभग मिलते जुलते शिल्प सारे उत्तर भारत में मिलते हैं। भारहूत स्पूत के अवशेष सारे उत्तर भारत में मिलते हैं, जो संकेत देते हैं कि भारहूत किसी समय एक व्यापक शैली का निर्माण, मीन्स इसके जो खंड मिले वो हर जगह मिले। और जिस वजह से एक विशेषण पार्ट यहाँ पे ये बनता है कि भारहूत स्पूत भी यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब इसकी शैली मिले, यानी ये एक फैशन में यानी ट्रेंड में होगा। तो ये चीज़ भी एक एनालिटिकल पॉइंट है। स्तंभों में से कुछ पर यक्ष और याक्षिणी प्राकृति के नर और नारी देवता, यक्ष को प्राकृति के नर और याक्षिणी को हम नारी देवता कहते हैं इनके बौद्ध लैंग्वेज के अंदर, की उभरती हुई खड़ी आकृतियाँ हैं। अब ये खड़ी आकृतियाँ क्या है गाइज, ये देखिए ये चीज़, ये तो ये पोर्शन आपका यहाँ पे है। इसी तरह पत्थर की बाढ़ गोलाकार फलकों और पद्मभूषणों से अलंकृत है, जिनमें से कुछ केंद्र में एक नर या नारी का मस्तिष्क है। इसी तरह एक चीज और, स्पूत और बाढ़ों पर जातक कथाएं, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट मिला, जातक कथाएं और बुद्ध के पूर्व जन्मों की किंवदंतियां और बुद्ध के जीवन की घटनाएं भी चित्रित है। मीन्स इस स्पूत के पर जो थी, जो हमें जो इसके अवशेष मिले, इसमें जातक कथाओं से रिलेटेड जो टॉपिक था और उससे रिलेटेड उसकी घटनाएं जो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड उसकी घटनाएं भी यहाँ पे थी। भारहूत स्पूत के लकड़ी के जंगलों को शुंग शासनों ने पत्थर के जंगलों में परिवर्तित कर दिया। तो ये एक पॉइंट भी मिला कि जो भारहूत स्पूत थे वो जो पहले जो स्टार्टिंग में थे वो लकड़ी के जंगलों के थे, लेकिन बाद में शुंग शासकों ने वहाँ पे जो है पत्थरों मीन्स जो पत्थर की रेलिंग में मीन्स जो है वहाँ पे जो है स्टार्ट मतलब कन्वर्ट करना जो इन्होंने स्टार्ट किया। नाउ सारनाथ, तो सारनाथ स्पूत के अंदर ये गाइस ये रहा। देखिए मैंने ये पिक्चर इसलिए रखी, अब अंदाज़ा लगाए ये पीपल्स, दे आर पीपल्स एंड दिस इज स्पूत, सो इज ह्यूज डिफरेंस ऑन दैट टाइम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और कितना बड़ा इतना विशाल है। और उस समय इस तरह की कारीगरी करना वाकई गाइस बहुत ही अद्भुत, जिसको बोलते हैं कोई पैमाना नहीं होना किसी चीज़ का, कोई इंजीनियरिंग जैसे अपने दिमाग से। इसी तरह मैंने अलग अलग
इसकी एक और फिगर रखी है एक दूसरे एंगल से, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो सके। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेसिकली वाराणसी के अंदर। वाराणसी के इधर है गाइज, ये मोस्टली यूपी के अंदर है, जहाँ से हमारे मोदी जी जो जिनका लोकसभा का वो भी है, एरिया भी है। तो सभी सारनाथ नामक स्थान पर स्थित स्फूत अशोक ने करवाया था। ईंट से बने स्फूत ये, यानी कि ये गाइस ईंट से बना हुआ है, और इसे गमेक स्फूत भी कहते हैं। ये चीज आप प्लीज इसको याद रखिएगा, या फिर धर्म राज्य का स्फूत के नाम से भी इसको धर्म राज्य का स्फूत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये धरातल पर निर्मित है। ये पहला स्फूत है जो धरातल पर निर्मित है, यानी कि आपको यहाँ पे एक विशेष बात मिला, देखिएगा ओनली प्योर धरातल पे। ये कोई उस पर नहीं बनाया गया, मीन्स कोई एक जस्ट एक डायरेक्ट जो धरातल से लेके इसको निर्माण कर दिया गया। और अन्य स्फूतों की भांति चबूतरा भी नहीं मिलता है, यानी कि इसे डिफरेंस करें तो यहाँ पे अन्य चबूतरा की भांति देखिएगा, अगर फिगर से देखिए ओवरऑल सब कुछ नहीं है, जस्ट एक स्फूत खड़ा कर दिया, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक चेंजेस हमें जो है हमें मिला। इसी तरह नालंदा में जो अशोक ने बनवाया था वो था नालंदा नामक बौद्ध स्थान पर निर्मित यह स्फूत अशोक द्वारा बनवाया गया बता, और ये खंड अवस्था में, मीन्स अभी इसके जो है अवशेष ये हमें जो हमारे पास है। और मूल स्फूत मध्य भाग में स्थित है, और कलांतर में उसमें और आकार जोड़े होंगे। मीन्स यहाँ विश्लेषण किया गया, जो हिस्ट्री प्रोफेसर्स लोग हैं, जो आर्किटेक्टर हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, उन्होंने यहाँ पे विश्लेषण किया कि जो ये स्फूत हैं तो डेफिनेटली जो उनके आकारों को जोड़ा गया। तो मैंने स्फूत के अंदर वही टॉपिक कवर किए जो अशोक के द्वारा चलाए गए थे। स्फूत तो है तो बहुत, अमरावती का भी है, लेकिन मैं अमरावती नहीं डाला क्योंकि वो अशोक से रिलेटेड नहीं था, उसमें एक अलग शैली थी, एक अपनी नई शैली थी। तो कहने मतलब ये है कि मैंने स्फूत टॉपिक को मैं अभी गुफा रहती है जबकि इसलिए लेके गया गाइस, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले से हमेशा ना उपेक्षा का शिकार होते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो मेरा प्रयास बस यही है कि आप लोगों को भी बराबरी का मौका दूं, जितना मेरे से हो सके, जितना मेरे पास लैपटॉप है, जितना इंटरनेट है, जितना वाईफाई है, जितना मेरे पास समय है, क्योंकि मैं मेंस दे चुका हूँ और जस्ट आई होप कुछ अच्छा होगा। तो बस कोशिश यही है, बाकी भगवान मालिक है। बाकी मैं आप लोगों को सम्मान दिला के रहूँगा, चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी लगानी पड़ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समानता मिले। इसलिए आप लोगों के सामने 6-6 दिन 7-7 दिन घुसे रहना इस पर, ये भी एक बहुत चुनौती है मेरे लिए, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, ना मैं मानूंगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वालों के साथ हूँ और मैं आप लोगों के साथ हमेशा चलता रहूँगा। गाइस नाउ स्टार्ट करते हैं अगेन स्टार्ट करते हैं गाइस। इसको बोलते हैं गुहा वास्तु, मीन्स केव्स। हम लोग बोलते हैं सर ये गुहा ये क्या है, तो गाइस ये केव्स है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको। नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस अगेन। देखिए केव्स के अंदर अशोक के टाइम में 2 तरह की केव्स मिली थी, सबसे पहले एक बराबर और एक नागार्जुन। तो हमें इसी के बारे में सबसे ज़्यादा हमें डीपली में जाना है कि आखिर ये क्या है और किस तरह से है। तो इसी बारे में थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट आज इस पर मैं थोड़ा सा और मैं अंदर घुसाऊंगा मैं आपको। पहले लेट्स सी बराबर है किधर। गाइस ये मैंने उठाया गूगल से, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये देखिए ये रहा गाइस, झारखंड के इधर, मीन्स ये रहा गया के पास, गया में ही है, मीन्स ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं मिली, 4+3 जिसको हम कहते हैं। तो ये लुकमशी गुफा है, पहले फिगर्स दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा पता चल सके। देखिए बाबरा हिल्स के वो बिहार, ये इस तरह की है, देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए ये अर्धनुमा है, और इस पे देखिए ये रहे हाथी। क्योंकि हिंदी मीडियम में चित्र को उपेक्षा कर देते, लिख देते हैं पर समझ नहीं आता, तो इस चित्रों को ही रख के मैं आपको समझ, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है एंगल्स डिफरेंट तरह के बने हुए, काफ़ी उमदा। और एक चीज़ और इसमें देखिए, शाइनिंग देख रहे हैं अभी तक कितनी है, ये देखिए इसमें भी देखिए, इतने पुराने गुफा अशोका के टाइम के,
और अभी तक इसकी शाइनिंग काबिल तारीफ है। और ये देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इन बहुत ही काबिल तारीफ है। इसी तरह देखिए मैं डिफरेंस मैंने रखे ताकि इसके बारे में बताऊंगा। और ये देखिए गाइस अगर बड़ा स्ट्रक्चर देखें तो ये है इसका, ये रोशी गुफा और ये हो गया आपकी सुदामा गुफा। ध्यान से इस चीज़ को कोशिश करें दिमाग में सेट करने के लिए। ये रहा बराबर के अंदर, ये रहा झारखंड के पास है, गया के अंदर है ये रोशी गुफा और ये सुदामा गुफा के लिए अगेन मैंने एंगल चेंज किया, फिगर्स गूगल से मैंने कॉपी किया। ये रही सुदामा गुफा। यानी एक चीज़ कंफर्म होगी, सुदामा लोपोशी गुफा या पास है, एक ही में ही है। मीन्स ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया बिना पढ़ाए बिना कुछ किए। ये देखिएगा और भी गुफाएं हैं, इस तरह की गुफाएं हैं, यानी कि 4+3 यानी बराबर के अंदर 4 गुफाएं हैं और उसके अंदर लांगाजू के अंदर 3 गुफाएं। देखिए एक चीज़ और यहाँ से आपको पता चलेगी होगी कि ये चट्टानों काट कर बनाया, और ये पहली ऐसी कला थी जिसके अंदर चट्टानों काट कर बनाया गया, यानी कि अशोका के टाइम पे जो है जो ये निर्माण किया गया। तो लेट्स स्टार्ट। भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे देखिए भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं, ये चीज़ आपको पहली बात मिली। सेकंड वो ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से है, इनका ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से, और ये गुफाएं गया के बिहार में स्थित है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं प्लस नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। मीन इसकी पहाड़ी अभी बराबर के पास ही मीन 1.5 किलोमीटर के अंदर इसी की क्या नाम है जो इसकी 3 गुफाएं हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने भी लिखा टोटल 4+3 यानी कि 7 डेज और हॉलीडेज, ये भी पॉइंट मिला याद करने का, यानी कि ऑफकोर्स हॉलीडेज, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है। हॉलीडेज 7 केव्स हॉलीडेज। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक और उसके पुत्र दशरथ, गाइस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दशरथ 3वीं सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि ये स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक समता की नीति के तहत इन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों की पनपने का अवसर दिया। मीन्स इसमें जैन धर्म और प्लस जो एनालिटिकल पार्ट है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था इन गुफाओं के अंदर, और साथ में हिंदू धर्म भी था इसमें। तो यानी कि 3 चीज़ें हमें कंफर्म होगी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, जो हमारा हिंदुइज्म है उससे रिलेटेड था। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना मखाली गौशाला द्वारा की गई थी। मीन्स ये एक मखाली गौशाला एक संत थे और उनके द्वारा जो है की गई थी। और आजीविका संप्रदाय में जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे, ठीक है, वो उनके सन्यासियों द्वारा जो रहने के लिए जो स्थान जो बेसिकली जो दिया गया था। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई हैं। बराबर में ज़्यादातर गुफाएं 2 कक्षाओं की बनी हुई, ये ज़्यादातर 2 कक्षाओं की, मैं बताऊंगा क्या होगा 2 कक्षाएं। गाइस देखिए ध्यान से, अब है एनालिटिकल पार्ट। अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम करूं, लेट्स जूम इट, और ये देखिए थोड़ा सा, ओके ये देखिए गाइस, अगर आप ध्यान से देखें लोमशी गुफा को, लोमस ऋषि जो आपकी गुफा है, ये देखिए गाइस, ये घुसने का तरीका हो गया यहाँ से, इसके अंदर ये हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करें, अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सा फिगर छोटी करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करें सुदामा केव और इसमें लोमशी गुफा में कुछ डिफरेंस आ रहा है? यस डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए इसका अंडाकार और ये गोलाकार, ये चीज़ भी बड़ी फर्क है। अब ये चीज़ क्लियर होगी फिगर से ही, रट्टे मार लो कितना भी कर लो नहीं हो पाएगा, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम रहती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और, लोमशी गुफा चौड़ी थी और ये गुफा क्या नाम है कम चौड़ी थी, क्योंकि देखिए साइज़ के हिसाब से 33, 32, तो साइज़ याद करनी चाहिए, जस्ट ये याद है कि ये
ज़्यादा छोटी थी और ये थी, ये चीज़ दो दो भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से घुसें, देखिए इन्होंने एंगल भी दिखाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से, ये इस टाइप का रास्ता हो गया तो इस तरह से ये हो गया, फिर इसके अंदर इस तरह से ये हो गया। तो ये चीज़ फिगर्स के थ्रू ही जो मैंने कोशिश करी है कि ताकि प्रैक्टिकली दूँ यार, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज रखो सबसे बेस्ट है। अब देखिए ट्रिक छोटी सी बनाई मैंने। बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं गाइस, करण चौपार, लोमस ऋषि, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए करण चौपार के पहला अक्षर, करण के, लोमस का एल, सुदामा का एस और विश्व यानी वी, विश्व झोपड़ी। ट्रिक इसका कंबाइंड करेंगे तो ये आपका हो गया के एस एल वी। मैंने तो यहाँ पे जोड़ दिया है पी एस एल वी रॉकेट। तो सर्टेन ट्रिक्स, अब जैसे कि अशोका स्तंभ में मैंने बताया था उसके 4 होते हैं। बैल, बैल याद रख लो कि साथ याद है, हाँ भी इसमें बैल था, घोड़ा था, क्या नाम, एलिफेंट था, लोन था, देखा। तो ये ट्रिक्स छोटी छोटी कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। मैंने कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, जस्ट छोटी छोटी, ताकि अब देखिए सुदामा लोमस ऋषि गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। ये सबसे पहले, यानी कि सबसे पुरानी और सबसे पहले ही जो ये वास्तुकला निर्माण हुआ, ये अशोका के द्वारा हुआ था। और ये पहली ही ऐसी गुफाएं थी जो बेसिकली जो यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे इसका गया के अंदर निर्माण हुआ, जिसमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित विवरण मौजूद हैं। और बाद की सदियों में यह महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बुद्ध चैत्य की तरह और एक चलन बन गया, जैसा कि अजंता और कालरा गुफा में जो बेसिकली देखा जाता है। मीन्स यहाँ से इन्होंने फिर स्टार्ट किया मॉडल। मीन जो इसके बाद मौर्य के जो पोस्ट मौर्य जो हुआ, जो गुफाएं जो बनी, वो इसी से रिलेटेड, मीन्स जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ से एक आधार मिल गया इनको, और फिर इन्होंने आगे जाके जो अजंता और कारला जो गुफाएं बनी, वो इसी के बेस के ऊपर ही आगे चल के चट्टानों को काट कर बनाई गई, और दक्षिण एशिया वास्तुकला की परंपरा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। मैं यहीं से, लेकिन जो बेस मिला वो सुदामा और लोमस ऋषि गुफाओं से ही बेस मिला गाइस, ये चीज़ है। और इसके बाद लोमस ऋषि गुफा में अब देखते हैं इसकी गुफा, थोड़ा सा देखते हैं। पहले लेट्स फिगर आउट अगेन थोड़ा सा ये चीज़ क्या है इसके अंदर। ये भी कभी कभी यूपीएससी ऑफ कोर्स डीपली पूछता है। तो इसमें मेरा गुफा मेहराब की तरह के आकार का, मेहराब की तरह का मीन्स इन द सेंस जो मैंने बताया स्पेरिकल शेप में है, जैसे कि ये रहा, फिगर भी देख लीजिए, ये रहा स्पेरिकल शेप में है, मेहराब की तरह है। और ऋषि गुफाएं लकड़ी की समकालीन वस्तु की नकल के रूप में, मीन्स ये लकड़ी की जो वास्तुकला जो भी थी उसके समकालीन नकल के रूप में बनाई गई थी। एक चीज़ समझिए, द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्फुट है। अब हाथी आपको दिखा देता हूँ अगेन दोबारा, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए गाइस, ये रहे हाथी इसके गुफा के, ये चीज़ हाथी गाइस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कभी कभी यूपीसी पूछते कभी मोर थे या फिर सांड था, बैल था, तो यहाँ से भी आपको एक पता चलेगा। हाँ भी फिगर याद है तो डेफिनेटली सब कुछ आपको जो बेसिकली सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ और, घुमावदार दरवाज़ा है और छतों पर शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है। तो ये शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश ये बहुत ही बड़ा जो है उम्दा रहा। और आज के समय इस तरह का चमकना ये भी एक अपने आप में एक अद्भुत कला की तरफ जो है इशारा करता है। अब सुदामा गुफा गाइस, अगेन सुदामा, पहले सुदामा की फिगर आउट करते हैं। ये गाइस सुदामा, दिस इज लोमर्शी, क्योंकि डिफरेंस है इसमें, और ये हो गया सुदामा। ये गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्थित की गई थी, मीन्स इसके द्वारा ही बनाई गई थी। और इसमें एक उसने नहीं बनाई थी, मीन्स उसके कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। इसमें एक आयताकार मंडप गाइस, आयताकार मंडप ये रहा, के साथ एक वृत्त गोल मेहराब कक्षा। अब ये बोला कि वृत्त गोल, वृत्त को माने गोल, मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि वृत्त माने ये गाइस, ये चीज़ सुदामा, ये देख रहे हैं फिगर पे। तो ये फिगर समझने से सर्टेन पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, हाँ यार ये था।
इसलिए जस्ट फिगर आउट। अब करण चोपर ये पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में इसी के अंदर है, और एक आयताकार कमरे के अंदर है, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट इसके नाम से याद रखो। विच झोपड़ी, इसमें 2 आयताकार हैं, ये याद रखना है। 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों में काट कर बनाए गए अशोक सीढ़ियों द्वारा पहुंचा सकता है, यानी कि चट्टानों द्वारा सीढ़ियों द्वारा जो यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। अब आते हैं सेकंड, नागार्जुनी गुफाएं। ये गाइस कुछ इस तरह है, देखिए 1 2 तो इस फिगर में दिख रही है, तीसरी नहीं दिखा पाया। ये देखिए गाइस, चट्टानों को अगेन काट के बनाई गई है भी। अब देखिए नागार्जुन के आसपास की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी नहीं है, और ये 3 गुफाएं, यानी कि आपको यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट मिला कि जो ये गुफाएं हैं ये इसके बाद बनी, ये गुफाएं, ये सेकंड चीज ये छोटी और नई है, मीन्स ये नॉट बिगर देन बराबर, और यहाँ पे 4 में से 3 गुफाएं हैं, ये चीज़ है। तो इसके नाम क्या क्या है गाइज? गोपी गुफा, इसमें राजा दशरथ द्वारा आजीविका समुदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया है, उसके राजा दशरथ द्वारा समर्पित किया गया है। इनकी विन्यास सुरंग जैसा है, इसका जो सुरंग जैसा है, और इसके मध्य में गोलाकार छत है, ढोलाकार छत है, और दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप हैं, जिनमें एक को गर्भगृह और दूसरे को मुख मंडप समझा जाना चाहिए। ये इसकी, क्योंकि गोपी गुफा का कभी पूछ लेता है इस वजह से, इसमें से गोपी गुफा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और विदाथिका गुफा है, कुंभा गुफा, ये दरार में स्थित है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। और काप्य का कुंभा गुफा में, इसमें दशरथ द्वारा आजीविकाओं के यूनिया को समृद्ध किया गया। अब इसको याद करने का ट्रिक, अगर मैं शॉर्टकट बनाऊँ तो GV मीन्स गोपी, V माने वेदा, वाह VA वाह, तो GVAV कुछ इस तरह से कुछ बन रहा है सिंबल, तो इस वजह से मैंने ये रखा। लेट्स एनालाइज बाबर गुफा वर्सेस नागार्जुन गुफा। बराबर गुफाएं सबसे पहले बनी, ये हमें एक पॉइंट मिला जो स्टार्टिंग से। नागार्जुन गुफाएं बाद में बनी, ये मैंने खुद बनाया। बराबर गुफाएं काफ़ी बड़ी हैं, नागार्जुन थोड़ी सी छोटी हैं। बराबर गुफाओं में 4 गुफाएं मिलती हैं और इसमें 3 गुफाएं। तो ये कंपेयर भी करें तो हमें ये सर्टेन 3 पॉइंट बड़े ही इजीली पॉइंट्स में, फिर वो चमकदार वो नहीं जो। अब आते हैं विशेषण पार्ट गाइस। आई होप जल्दी से ख़त्म होने की कोशिश करूँगा गाइस, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। विश्लेषण पार्ट, सबसे पहले गुफा लकड़ी की ही बनाई गई थी। एक पॉइंट ये याद रखना कि सबसे पहले जो गुफाएं बनाई गई थी वो लकड़ी की ही बनाई गई थी, और उसके बाद ही जो है आयरन एज स्टार्ट हुआ। बाद में अशोक के समय सबसे पहले पत्थर को काट कर गुफा का निर्माण हुआ। पत्थर को काट कर फिर सबसे पहले गुहा वस्तु भारतीय प्राचीन वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। अशोक के शासनकाल से गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। मीन जो गुफा के अंदर कौन लोग, यहाँ पे बुद्धा के जो लोग थे, जो शिष्य थे, वो यहाँ पे आके रहते थे, क्योंकि वो एकांत जीवन रहना पसंद करते थे, क्योंकि उपदेशों में लिखा होता। और बाद में काफ़ी राजाओं ने काफ़ी सारी गुफाएं अनेक प्लेस पर बनाई। ये गुफाएं एक प्रकार से धार्मिक मीटिंग की तरह थी, कि यहाँ पे आके लोग अपना धार्मिक से रिलेटेड काम करते थे। और इसी तरह अंदर की दीवार पर अभी भी काफ़ी चमकदार पॉलिश देखने को मिलती है, और इन गुफाओं ने आगे बनने वाली गुफाओं को एक प्रकार का आधार दिया। ऑफ कोर्स अशोक मौर्य से ही हमें आधार मिला, जो बाद में अनेक स्थानों पर बनाई गई। अशोककालीन गुफाएं सादे कमरों के रूप में होती थी। देखिए अशोककालीन गुफाएं जो थी वो बिल्कुल ही सादे कमरों में होती थी, लेकिन बाद में इन आवास और उपासना गृह के रूप में स्तंभों व मूर्तियों से अलंकृत किया जाने लगा। ये कार्य विशेष रूप से बुद्ध द्वारा किया गया। तो गाइस ये एक बहुत ही एनालिटिकल पॉइंट मिला मुझे। और गया के निकट बराबर पहाड़ी पर ऐसी अनेक गुफाएं विद्यमान हैं जिन्हें सम्राट अशोक ने आवास योग्य बनाकर आजीविकों को दे दिया। अशोककालीन गुफाएं सादे कमरों के रूप में ही होती थी, लेकिन बाद में इन्हें आवास और उपनाद के रूप में स्तंभों को अलंकृत किया जाने लगा, और ये कार्य विशेष रूप से ये कॉपी पेस्ट हुआ है गाइस। अब आते हैं
मृत भांड के ऊपर, मृत भांड बर्तन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, आप फिगर आउट देख लिया होगा। लेकिन इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, ये कोशिश करते हैं मौर्यकाल से पूर्व और एक हद तक मौर्यकालीन स्थानों पर जो काली पॉलिश, एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, काली पॉलिश वाले मृत भांड पाए गए। काली पॉलिश देखिए आप जहाँ से, ये देखिएगा काली पॉलिश, काली पॉलिश, काली पॉलिश, काली पॉलिश। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड को काला रखा ताकि आप याद रखें, हाँ काला। इससे प्रतीत होता है कि देश के इतिहास में एक युग ऐसा था जो औबदार चमक में रुचि लेता था। इसी तरह यह भी सिद्ध होता है कि पॉलिश का रहस्य केवल केवल राजशिल्पों तक सीमित नहीं था। यानी यहाँ से ये भी समझ ये होता है कि राजशिल्प यानी कि जो राज्य द्वारा जो संरक्षण में दिए गए थे उनके द्वारा नहीं था, ये क्षेत्रीय विशेषताओं पे भी, मीन्स जो क्षेत्रीय शैली पे भी बहुत ज़्यादा अपने आप में जो है काम करता था। तो लोक कला, मौर्य कला की लोक कला का ज्ञान उन महाकाय यक्ष और यक्षी मूर्तियों के द्वारा होता है जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशिया, कलिंग और पश्चिमी सुप्राग तक पाई गई। यानी कि इसकी जो मूर्तियाँ, जो इस पे जो उपदार जो पॉलिशें जो यहाँ पे जो है क्या ना पाई गई। अब देखिए ना गाइस, ये देखिए मूर्ति कितनी ही एक विचित्र, जिसको बोलते हैं एक अनोखी टाइप की, जो बिल्कुल ही लग रही है। और ये दीदारगंज से जो मिली। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कोशिश करे कवर कर ये देखिए देखिए गाइस, एक अद्भुत ही नमूना इसमें हमें जो है देखने को मिलता है। इन ये शख्सों की मूर्तियों को अपनी निजी शैली है, इसका ठेठ रूप देखते ही अलग पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये आपको क्षेत्र शैली पे बनी थी, एक अपनी सोच पे बनी थी, एक एक मतलब एक क्षेत्र, एक व्यक्तित्व के एक सोच के ऊपर बनी थी, क्योंकि ये राज्य द्वारा नहीं थी। तो डेफिनेटली इनकी अपनी एक निजी शैली यहाँ पर जो है बनी हुई है। अब इसी के द्वारा जैसे पटना शहर में दीदारगंज हमें प्राप्त हुआ, जिसमें चामरगढ़ी यक्षी की मूर्ति जो बहुत ही मौर्य शैली की एक चमत्कार का अद्भुत नमूना है, और ये बेस नगर से प्राप्त हुई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखें चामरगढ़ी यक्षी जो औबदार पॉलिश, जो औबदार चमक के द्वारा यक्षी मूर्ति, ये बहुत बड़ा जो है पॉइंट। ये मूर्तियाँ महाकाय हैं और मांसपेशियों की प्रतिष्ठा और दृढ़ता उसे जीवंत रूप से, ये मैंने उपमा करी यहाँ पे ताकि आप लोगों को ये समझ सकें हाँ कि ये मूर्तियाँ क्या कहना चाहती हैं। और वे पृथक रूप से खड़ी हैं, आप देख रहे होंगे जैसे कि गाइस ध्यान से, ये देखिए ये खड़ी ही हैं। तो यूपीएससी बोल सकता है भाई मौर्य काल की मूर्तियाँ किस टाइप में हैं, बैठी हुई हैं या खड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, किस तरह लेटी हुई। तो यहाँ पे हमें विशेषण पार्ट पे ही जो सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया गया। गाइस इसके बाद देखिए उनका वेश है, सिर पर पगड़ी, कंधों और भुजाओं पर उत्तरियाँ, नीचे धोती जो काटी में मेखला का कार्यबंध में बंधी हुई है, कानों में भारी कुंडल, गले में कंठा, छाती पत्ती कोना हार और बाहुओं पर अंगत। मीन्स ये देखिए यहीं से विशेषण मिल जाएगा आपको। ये हो गया भारी वो कान के टॉप्स, जो लेडीज़ में कहते हैं, ये हार हो गया आपका। और ये देखिए माथे पे, तो इस टाइप का ये देखिए। तो ये इस पूरी मूर्ति को मतलब कि जो है यहाँ पे जो है विशेषता जो मैंने जो है बताने की कोशिश करी है। मूर्तियों का थोड़ा कांटेदार दिखाया गया है, जिससे परखम की मूर्तियाँ देखने को मिल रहा है। मीन्स थोड़ा सा चमकदार है, एक अतिशोक्ति है इसमें। और नाउ गाइस कॉइन्स, लेट्स स्टार्ट। मौर्य की राजकीय मुद्रा पण है, ये टॉपिक याद रखिएगा क्योंकि पण कभी पूछ लेता है। ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का है। अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था। मीन्स पण सिक्के जो थे इसी मौर्य काल के थ्रू अधिकारियों को वेतन दिए जाते। और 3/4 यानी कि चांदी के सिक्के में इसका जो तोल का जो है नाप रखा गया था 3/4, यानी 75% जो है इसका रखा गया था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल सब आदि खुदे हुए होते थे। मीन्स अलग अलग राजाओं ने अलग अलग मीन्स इन्होंने डाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंबाइन करके सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल और सब आदि रखे थे। अतः ये आहत सिक्के कहलाते हैं। देखिए आहत सिक्के वो होते हैं पंचमार सिक्के। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अब हम तो अपने घर में सिक्का नहीं बना सकते ना, गवर्नमेंट सरकार का एक उनके एक अलग साँचे हैं। तो पंच है जिसका
मीन्स जिसकी मुद्रा पहचानी जाती है, तो उसी तरह आहत मुद्रा वो होती है जो पंचमार ठप्पा मार जिसको बोलते हैं, ठप्पा मार मुद्रा इसको कहते थे। इसी तरह इस काल के सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। एक चीज़ हमें यहाँ पता चली कि यहाँ पे जो है जो लोहे के सिक्के नहीं बने थे, यानी कि सिक्के जो थे स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। अब थोड़ा सा डीपली लेके चलता हूँ सिक्कों में भी। देखिए गाइस, अगर ये उठाया मैंने, अगर सिल्वर कॉइन्स देखें इसके, ये देखिए कुछ इस तरह से, एक मिनट, फिगर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये हो गया सन आपका। इसी तरह हो गया धर्म चक्रा, अशोक मुद्रा, ये अशोक मुद्रा हो गया, ये देखिए ये रहा। इसी तरह थ्री अर्चर्ड हिल और ट्रीज। तो इसमें ये कभी कभी अगर ज़्यादा कुछ यूपीएससी खुरापात करे तो इसमें से पूछना है तो प्लीज़ मैंने इसको भी यहाँ पे सिक्कों के अंदर भी, सिक्के के अंदर भी विश्लेषण पार्ट मैंने डालने की कोशिश करी। तो ये कॉइन्स ऑफ मौर्य ये था, ये पंचमहार कॉइन्स, डिफरेंट सिंबल्स। तो ये इस तरह का जो था, ये देखिए गोल्ड कॉइन्स ये रहे, और सिल्वर कॉइन्स जो गाइज ये रहे। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। टारगेट बस दोस्तों यही है कि जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल देना, बिल्कुल डेप्थ नॉलेज देना, और जितना मेरे से हो सके मैंने उतनी डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करी है। यस, टेक लॉट ऑफ टाइम। अब आपके कमेंट्स और लाइक्स, और या फिर अगर जिस लोगों को पसंद आए तो वो डिसलाइक भी मारे यार, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ये सोर्सेज, अथॉरिटिकल रिसोर्सेज, गूगल, विकीपीडिया, यूट्यूब की वीडियो और मेरे ऑथेंटिकल रिसोर्सेज जिससे मैंने तैयारी करी, उन मेरे नोट्स, अलग अलग कोचिंग्स वाला के नोट्स भी मैंने रेफ़र किए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफ़र करी, जिसमें एस.के. पांडे विजार्ड जो बहुत ही डेप्थ नॉलेज रखता है इस चीज़ को। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरी नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी इस पर प्रशासन के ऊपर होगी, क्योंकि प्रशासन लेके चलूँगा, फिर उसका मूल्यांकन पक्ष, यानी कि मौर्य काल पर 3 वीडियो होंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कन्वर्ट किया तो स्तंभ के यहाँ पे देखिए 2 पार्ट मुझे मिले। स्तंभ के अशोक के स्तंभों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है शीर्ष और एक होता है तना। अब ये शीर्ष तना पहले होता है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखिए ये हो गया शीर्ष पार्ट, ये यहाँ से, और ये चीज़ होगी तना। तना मीन्स बेस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इसी तरह मैंने मॉडल बनाया, शीर्ष ये रहा, इसी तरह तना ये रहा, स्तंभ भाग। शीर्ष भाग को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। अब ऑफकोर्स शीर्ष भाग को भी ध्यान से देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है भागों में बांटा जा सकता है, ध्यान से देखें। ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या होगा, पशु आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, ये चौकी, इसको क्या बोलते हैं हम, कंठ। ये एक्चुअली कमल के फूल की तरह है, इसको अठांग मुखी कहते हैं। और ये होगी मेखला, और ये हो गया आपका तना। आई होप ये पिक्चर मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मुझे गूगल पे इंग्लिश में मिला, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोशिश करूँ कि हिंदी में ही सब कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँ। गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको तना कहते हैं, कई भागों में बांटा गया। और इस पे पशु की आकृति, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर लेक्चर में दिखाया है, किसी में हाथी रखा है, किसी में शेर रखा है, किसी में कुछ रखा है, तो डेफिनेटली ये पशु आकृति होगी। उसके बाद ये चौकी होगी, जो ये बीज टाइप का था, ये हो गया कंठ, ये हो गया कमल का फूल, और ये हो गया मेखला। अगर मैं दोबारा एक बार आपको और अच्छे से डीपली एनालाइज करा दूँ तो लेट्स सी, दोबारा देखते हैं गाइस। ये देखिए, अगर यहाँ पे एनालाइज करते हैं, अगेन कमल, ठीक है, कंठ। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद बेसिकली जो आगे जो मुझे, अब देखिए, अब जब ये एक्चुअली जब अशोका ने जब ये निर्माण कराया, तो इसके बीच अगर आप विश्लेषण करें, अंदर से घुसे हैं इसके अंदर, अगर आप जितना घुसेंगे डेफिनेटली उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इनमें भी चरण देखे गए। देखिए मौर्यकालीन स्तंभों को कई चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम स्टेज, ये उसकी स्टेज नहीं थी, मीन्स जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने स्टेज निकाली कि हाँ यार कुछ डिफरेंसेस हुए, कुछ चेंजेस हुए। जैसे कि बखेड़ा स्तंभ, मौर्य का पहला स्तंभ बिहार में वैशाली के पास, ये याद रखें, पहला स्तंभ। कभी कभी यूपीएससी इनडायरेक्टली कभी पूछे तो बखेड़ा
और संकीर्षा स्तंभ शीर्ष पर हाथी की आकृति, जो मैंने आपको ऊपर पहले दिखाया। द्वितीय चरण के अंदर आपका आया रामपुरवा जो बिहार, वृक्ष जो मैं ऊपर दिखा चुका, लोरिया लंदगढ़ शीर्ष सिंह जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शीर्ष। तृतीय चरण के अंदर सांची आया जिसके अंदर जो सिंह था वो भी यहाँ पे शीर्ष था, लेकिन यहाँ पे 4 सिंह थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चौथे चरण में जो विकसित रूप से जो बना वो बना हमारा सारनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सारनाथ। और इस पे अब विशेषताएं देखते हैं। देखिए सारनाथ पिलर की विशेषताएं पे अगर मैं आपको आऊँ, जैसे कि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ओवरऑल विशेषता क्या है, मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। यानी कि मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखता है। ऑफकोर्स ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर, ये कैसी टॉपिक याद रखना, लाल बलुए पत्थर, चुनार की पहाड़ी और मथुरा। कभी कभी मथुरा की जगह यहाँ पे आपको कुछ और डाल देगा और यूपीएससी यहाँ पे फिर गेम खेलेगा आपसे, फिर मजे लेगा मस्ती में। तो लाल बलुए पत्थर, मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए। चमकदार पॉलिश गाइस, इनकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी है और आज भी डेफिनेटली सोचिए करीब 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज भी इनकी शाइनिंग, तो डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ तो बात है। इवन दैट अगर एक घर भी यार 50 से 100 साल के अंदर खंडर हो जाता है, वो तो 2300 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये चीज़, और एक चीज़ और आप सोचें, ठीक है अभी तो आपके पास टैब है, आप तो भाई मीडिया है, मीडिया का ज़माना है, आपके पास प्लेन्स है, उस समय कुछ भी नहीं था बैलगाड़ी के अलावा। 30 से 50 फीट के लंबे लंबे जो स्तंभ भारी वजन के साथ इधर से उधर ले जाना, गाइस ये भी एक अपने आप में एक इंजीनियरिंग थी अगर आप विश्लेषण करें इस चीज़ को। तो ये भी एक स्तंभ डेफिनेटली उस समय सोचिए किस तरह से इन्होंने किया होगा, ये भी एक सोचने का थोड़ी सी यहाँ पे सोच जो है। अब नाव सारनाथ, अब सारनाथ के बारे में बताते हैं। कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को अवर्तित किए हुए हैं, मीन्स 4 पशु यहाँ पे, ये देखिए इसके पीछे भी एक है। और चक्र मीन्स आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये चक्र टाइप का, ठीक है। पता ही चक्र में 24 आ रहे हैं, ये 24 आ रहे। इसके बारे में मैं आपको इवैल्यूएशन में दूंगा कि 24 आ रहे को मैं अलग अलग क्या कहते हैं। ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं, मीन्स एक दिक्पाल की तरह भी एक निगरानी कर रहे होते हैं। और ये खंडित अवस्था में है और इसे धर्मचक्र पर्वत का प्रतीक माना जाता है। ये खंडित अवस्था मीन्स खंडित अवस्था मीन्स मतलब कि जो एक निर्माण के टाइम में था और आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और टूट फूट हल्की फुल्की हुई है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो लेकिन इस सिंबल से मैं अगर आप ध्यान से देखें इस सिंबल को, तो एक चीज़ मिलेगी यार, ये मौर्य शासन की तरफ, एक विजय की तरफ एक तरफ लेके जाता है गाइस। मीन्स मौर्य प्रशासन, ये 4 स्तंभ यानी अशोक के ये 4 ये शेर कि हाँ भाई मैं ही राजा हूँ यहाँ पे और मेरे अलावा और कोई नहीं, तो ये इस टाइप का भी एक प्रतीत होता दिखता है। अब आते हैं, लेट्स कंपेयर गाइस। मैंने ऊपर एक टॉपिक उठाया था सांची का स्तंभ वर्सेस सारनाथ का स्तंभ, क्योंकि कभी कभी इसके बारे में आपको बहुत डिफरेंस होना चाहिए कि सांची के स्तंभ में और सारनाथ, क्योंकि ऊपर सांची के स्तंभ पे भी 4 शेर हैं, सारनाथ के स्तंभ पे भी 4 शेर हैं, जो हमारा इंडिया का लोगो है सारनाथ पर, लेकिन इस पर डिफरेंस क्या है, विश्लेषण करते हैं डीपली और अंदर थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए समानता ये है, सांची में भी 4 सिंह पीठ सताए हुए बैठे हैं, इसी तरह सारनाथ में भी 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, लेकिन डिफरेंस ये रहा इसका, सांची के स्तंभ में सिंगों के नीचे चुकते हुए हंस दिखाए गए हैं। मीन्स सांची के जो स्तंभ है, जो सारनाथ के जो 4 अलग डिफरेंस हैं, इसके अंदर चुकते हुए हंस को दिखाया गया, लेकिन सारनाथ के अंदर बैल घोड़ा हाथी सिंह। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यार मैं भी इवन दैट परेशान हो जाता हूँ, तो मैंने फिर ये इसको क्रैक करने की कोशिश करी कि यार इसको कैसे याद किया जाए और कैसे याद नहीं किया जाए। तो फिर मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई, मेरे दिमाग में खुरापात चल रहा था छोटा सा, मैंने बैल मारा, बैल पीयूसी जो बहुत फेमस है और नवरत्ना कंपनी में भी है ऑर्गेनाइजेशन। जब मुझे बैल याद हो गया ना, तो बी फॉर बफेलो बोलो या फिर बैल बोलो हिंदी में, एच फॉर आपको यहाँ पे हॉर्स बोलना होगा, ई फॉर आपको एलिफेंट बोलना होगा और एल फॉर लॉयन बोलना। तो ये ट्रिक याद हो गई है तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको बैल इन फ्यूचर में याद रहेगा। और अब एक बात हो, जब मैंने विकिपीडिया और मैंने और भी काफ़ी कुछ चीज़ें खंगाली मैंने दोबारा से, तो एक मुद्दा भी उठा ईरानी स्तंभों वर्सेस मौर्य स्तंभों। ये मेंस के ऊपर भी उठा सकता है टॉपिक कि भाई इन दोनों के कुछ ईरानी इतिहासकार जो हैं वो बोलते हैं कि ईरानी स्तंभ और
मौर्य जो ईरानी कहते हैं कि भाई ये मौर्य स्तंभ भी ईरानी थे, ये तो आप लोग ऐसे ही बता रहे हो, तो नहीं। लेकिन मौर्य काल के जो स्तंभ थे वो अपने अपने विशेष तुल्य हैं, उनका कोई भी किसी के प्रति कोई कॉपी नहीं किया गया। इसके लिए डिफरेंस मैंने ये निकाले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों के बने हैं, और ये जो अशोक स्तंभ हैं वो एक ही पत्थर के हैं। मीन्स अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, अगर मैं आपको हल्का देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर है, कोई यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, ये इसी पत्थर से बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। और लेकिन जो ईरानी है वो बेसिकली अलग अलग पत्थरों से उन्होंने, मीन्स फॉर एग्जांपल वही जैसे घर बनता है अपना तोड़ गया, तो उसी हिसाब से ये जो है बनाया गया है। यानी कि अलग अलग पाषाण जो खंडों में, पाषाण में पत्थर खंडों के बने। काल की पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ अलग प्रकार की दिखती हैं। मीन्स जो इसके कमल हैं उसकी पंखुड़ियाँ को डिफरेंट प्रकार की दिखती हैं, इसमें कमल के समाने दिखते हैं। मीन्स जो इसकी पंखुड़ियाँ थी जो ऊपर मैंने दिखाया समाने। ईरानी स्तंभ नालीदार है और भारतीय स्तंभ सपाट है। तो ये 3 डिफरेंस मुझे मिले। जो कभी विवाद बनता है कि नहीं ईरानी है, तो ये आपके काउंटर हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है। अब आते हैं गाइस स्पूत, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर स्पूता। हमारे भगवान बुद्ध थे और उन्हीं के प्रति हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें शिक्षा जो है नैतिकता के बारे में, जो एथिक्स जीएस पेपर 4 इससे रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप, मैं कोशिश करूँगा आपको और डेप्थ के अंदर ले जाने की। चलिए शुरू करते हैं। पहले सोचते हैं ये स्पूत का मतलब क्या है। ठीक है, मंदिर मस्जिद समझ आता है हमें, गुरुद्वारा समझ आता है, पर स्पूत क्या है। देखिए शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। आपको ये चीज़ समझ आ गई, किसी वस्तु का ढेर। स्पूत शब्द एक चीज़ हो, यहाँ पे कभी कभी पीसीएस के स्टैंडर्ड में पूछ सकता है, तो पीसीएस वाले भी ध्यान रखें कि संस्कृत या पाली से निकला माना जाता है। मीन्स माना जाता है, नॉट श्योर, दे आर नॉट श्योर इवन, बट लेकिन यस संस्कृत और पाली से। स्पूत का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ, यानी कि देखिएगा मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। मैं देखिए कि स्पूत क्या था कि जब आदमी मर जाता था तो उसकी जो कुछ अच्छे आदमी थे वो मर जाते थे, तो उनको एक जगह से मतलब कि एक बना के मतलब कि एक तरह से, जैसे कि जब आदमी मर जाता है उसके एक उसकी आधार शैली रखना, उसके अवशेषों को उसके अंदर रखना, तो यही स्पूत का कार्य था बेसिकली। तो स्पूत का हम समझ आए, शाब्दिक अर्थ हो गया किसी वस्तु का ढेर, इसको हम कहते हैं संस्कृत और पाली में। और स्पूत का विकास इस संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा माफ कीजिएगा और मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। देखिए गाइस, अब एक चीज़ हो, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं इसी स्पूत के अंदर हुई। ठीक है, जैसे कि इसके जन्म संभव, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, निवारण में जब लास्ट में जब आदमी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। लेकिन एक चीज़ और, स्पूत के यहाँ पे आपको जो है क्या नाम है, यहाँ पे 4 भेद होंगे। अगर मैं बताऊँगा स्पूत क्या होते हैं, इसको बिल्कुल डीपली एनालाइज करना है हमें, पर अभी मोटा मोटा ये है कि इसके ध्यान रखिए 4 स्पूत होते हैं, 4 तरह के स्पूत पाए जाते हैं अगर विश्लेषण करें तो। एक आपका हो गया शारीरिक स्पूत, एक हो गया पारिभौमिक स्पूत, एक उद्देशिका स्पूत जिससे हमें शिक्षा मिलती है, और हो गया पूजा जहाँ पे पूजा की जाती है। एक होती है शारीरिक जहाँ पे शारीरिक स्पेस कहते हैं, जहाँ पारिभौतिक जो त्याग कर देते हैं तो उससे रिलेटेड होता है। अब आते हैं गाइस स्पूत पे। हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्चुअल, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका सांची का स्पूत है। इसको वेदिका, मैं आपको हिंदी से स्टार्ट करता हूँ। वेदिका यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रेलिंग स्पूत की रक्षा के लिए। मीन्स अब क्या, ये गाइस ये पोर्शन, ये वाला, ये एंड्रोसल वॉल, ये चीज़, ये नहीं, ये चीज़, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेधी, इसको हिंदी में बोला कुर्सी, अब जिस पर स्पूत का मुख्य भाग आधारित होता है। तो मेधी गाइस क्या हो गया, ये चीज़, ये पोर्शन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये चीज़, ये जिस पे स्पूत का भाग आधारित होता है। अंड, स्पूत का अर्ध गोलाकार भाग। अब अंड सोचें, देखिए गाइस ये चीज़, अगर थोड़ा सा मैं हल्का सा करता हूँ,
ये पोर्शन ये रहा अर्ध, जिसको अर्ध गोला कहते हैं हिंदी में, ये चीज। इसी तरह हर्मिका, शिखर के अस्तित्व पात्र की रक्षा करने के लिए। तो हर्मिका क्या है गाइस, ये चीज ये रहा, ध्यान से, हर्मिका ये रहा गाइस। इसी के तरह इसी के जैसे और छत्र अथवा छत्रौली, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक छत्र। तो गाइस छत्र ये रहा, ये तीन जो है छत्र हैं। और यष्टि को हम क्या कहते हैं, छत्र को सहारा देने के लिए। मीन्स यहाँ पे यष्टि इन्होंने मेंशन नहीं किया, मैंने गूगल से उठाया इसको, लेकिन अगर मैं इसको देखिए, मैं वो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये जो रॉड है इसके ऊपर मीन्स जो फिक्स किया गया है, तो उसको हम यष्टि कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। अब नाउ साची स्पूत गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पर्टिकुलर दिस सेशन, साची स्पूत। इसको मैंने बोला महास्पूत, क्योंकि यहीं से ही जो हमारे बुद्धा जी थे वहीं से ही इनका स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसकी लोकेशन फाउंड करते हैं। लोकेशन फाउंड ये रहा, एमपी में है, ये रहा गाइस, मैंने ये गूगल से उठाया। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित सांची में प्रमुख स्पूतों की संख्या 3 है गाइस। ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो संख्या जो है, यहाँ पे जो देखी गई है बेसिकली वो 3 देखी गई है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा स्पूत महास्पूत के नाम से प्रसिद्ध है। जो सबसे बड़ा जो ये स्पूत है ये आपका। चलिए, आपने स्पूत देखा, थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी फ़ोटो के अंदर जाते हैं कि ये हमें देखने से ही क्या क्या एनालाइज हो गया। चलिए, इसलिए मैंने फ़ोटो रखी ताकि अब देखिएगा, देख रहे हैं ध्यान से। तो ये यष्टि थी जो इसके रॉड के ऊपर ये खड़ी है, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये चित्र को, ये देखिए काफ़ी उस समय के ज़माने में इस तरह की एक उम्दा कारीगरी, ये भी यार विश्वसनीय है, अद्भुत है। ये देखिए ये बैक सीन है दूसरे एंगल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर्टिकुलर दिस वन। फिर ये अगेन मैंने गूगल से उठाया, इसको तोड़ना कहते हैं। ये चार जो इसके 4 रास्ते होते हैं, ये चीज़ ये वेदिका होती है लाइक दिस, ये एक्सिस पिलर, ये हर्मिका जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और, इसमें गर्भगृह नहीं होता, यानी कि जैसे कि मंदिरों के अंदर नागर शैली वर्सेस द्रविड़ शैली के अंदर जो मैंने पहली वीडियो डाली इसलिए डाली थी कि गर्भगृह के बारे में, पर इसमें गर्भगृह नहीं होता। तो ये बहुत ही एनालिटिकल पार्ट है, और यूपीएससी बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं पूछ ले तो आई होप मेरे वीडियो के बाद नोबडी कैन बीट यू इन पीटी। दिस इज माय शो। एक और एंगल मिला मुझे, मैंने फ़ोटो इसलिए रखी ताकि दिमाग के अंदर कैप्चर हो सके कि क्या है। इसी तरह देखिए अगेन पुराना गाइस, ये चीज़ खड़े होना, स्टोन वेदिका, ये जो लाइक दिस, ठीक है, वेदिका हो गया, हर्मिका हो गया, छत्रा हो गया, एक्सिस पिलर हो गया। और फिगर मैंने देखिए बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ, आई होप अब क्लियर हो जाएगा। अंडा, स्टी, छत्रा और हर्मिका और अपन फिगर्स इसलिए रखने बार बार ताकि बार बार देखते थे एक आदमी को आदत सी हो जाए, बोले हाँ यार यही है, इतना मुझे याद हो गया, दैट्स इट। मेरा काम यहाँ पे आपको याद कराना, कंसेप्ट क्लियर कराना है। इस बुद्ध का ढांचा 3री शताब्दी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईस्वी पूर्व अशोक द्वारा बनाया गया था। तपस्ताद शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार किया। मीन्स शुंग शासक जो थे, इन्होंने पहले जो 3री शताब्दी के अंदर एक्चुअली हुआ गया था, अशोका ने लकड़ी की वेदिका, सॉरी जो लकड़ी जो ये चीज़ आपकी ये थी, अरे कहाँ गया, जो लकड़ी का जो स्पेशल था वो इसमें इन्होंने जो है बनाया था। लेकिन शुंग शासकों ने इसको तोड़वा के फिर इनमें पत्थर एडिट कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली थी गाइस। स्पूत का व्यास लगभग 40 मीटर है। आप सोचिए 40 मीटर कितना होता है, सोचिए, दिमाग लगाइए, काफ़ी बड़ा होता है। एक गाड़ी भी 2 मीटर या 2.5-3 मीटर से ऊपर नहीं होती, तो आप सोचिए 40 मीटर है। उस समय बनाया उन्होंने 40 मीटर का। ये भी एक बहुत बड़ा, पक्की ईंटों की मूल संरचना पर शुंग काल में पत्थरों का आवरण चढ़ाया गया।
लेकिन इस पूत के उद्देश्य क्या है गाइस? आखिर क्या है, क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है, ये भी है चिट्ठी का अवशेष रखे। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट बोलूँ 3 इडियट की तरह, कहना क्या चाहते हैं ये लोग? तो ये प्रेम, शांति, विश्वास, साहस का प्रतीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जो कि बुद्ध के कुछ अवशेषों पर बना था, इसके शिखर पर एक छत्र है जो स्मारक को दिए गए सम्मान का प्रतीक है। यानी कि प्रेम, शांति, विश्वास और आपका साहस का प्रतीक है। ये इनके बेसिकली पर्टिकुलर जो है उद्देश्य। सर्वप्रथम उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय परिषद दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मीन्स यहाँ पे अशोक है। इन स्फूर्तों को स्थायी संरचना में बदला ताकि लंबे समय तक गाइस रह सके। मीन्स ऑफ कोर्स अब आपने जब स्टार्टिंग में मैंने बताया 1500 काल का जो डिफरेंस था, तो डेफिनेटली अब ये अशोक के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब ठीक है, जो हम कलात्मक जो गतिविधि। दोस्तों स्वागत है आपका इस यूपीसी के सफ़र में एक बार फिर दोबारा से। और आज का जो मुद्दा है वो है मौर्य। मेरी कल्चर की सीरीज़ चल रही है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार अच्छे से मतलब कि पुरानी वीडियो से स्टार्ट करें। और मैंने मौर्य उठाया, हड़प्पा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे नोट्स बनाना थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों को मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आज का टॉपिक मौर्य है। और मौर्य जो काल था जिसमें बेसिकली जो आज का जो विश्लेषण पार्ट है वो कला और वास्तुकला है। मैं इसमें आप लोगों को मैं 3 वीडियोस दूंगा। एक कला से जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, और दूसरा जो होगा आपका बेसिकली प्रशासन से होगा, और तीसरा होगा इवैल्यूएशन, यानी इसके मौर्य काल से मूल्यांकन से कि हमने इस मौर्य काल से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए गाइस, मौर्य, मैं यहाँ कोई राजा रानी की लड़ाई नहीं दिखा रहा, यहाँ मैं कुछ नहीं दिखा रहा। जस्ट यहाँ मैं आपको नॉर्मल चीज़ें दिखाऊंगा कि हमें विश्लेषण थोड़ा सा करना है। जो विश्लेषण करना है वो हमें क्या नाम है, इसमें हमें क्या नाम है, कला पे करना है और हमें वास्तुकला पे करना है। और मेरा जो टारगेट होगा सारा जो क्या नाम है, इसी पे ही सबसे ज़्यादा जो हो क्या नाम है, जो सबसे ज़्यादा जो फोकस मेरा चलेगा। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र जैसे जैसे अगर आपने थोड़ी सी अगर मौर्य काल की जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूँ कि देखिए पाटलिपुत्र स्टार्टिंग से हुआ मगध के अंदर, और यहीं से स्टार्ट हुआ मौर्य काल से जो निर्माण जिसको बोलते हैं वो पाटलिपुत्र से ही स्टार्ट हुआ था, जो पटना के अंदर है। उसके बाद देखिए मैंने ये उठाया, ये तीनों मैंने फिगर्स उठाए गूगल से। अब यहाँ हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखेंगे, मौर्य के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी, वो है सिर्फ अशोका गाइस। ये दिस वन अशोका। कोशिश करें अशोका याद करने के लिए, बाकी छोड़ें अभी, क्योंकि मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि मगध क्या था, वो नंदा क्या था, और ये चंद्रगुप्त क्या था। ये नेक्स्ट है। आज का जो टॉपिक बेसिकली कला और वास्तुकला पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर है। अब मैंने यहाँ पे ये फिगर लगी, गूगल में सबसे बेस्ट मुझे फिगर ये लगी थी। अब ध्यान से देखें, ये रहा मगध, फिर मगध के बाद नंदा आया यहाँ पे, इसने इतना कैप्चर किया है इंडिया में। फिर इसने क्या ना, फिर मौर्य आए, मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त आए उन्होंने इतना किया। फिर उन्होंने अपना थोड़ा जीत के उन्होंने मारपीट करी आगे, और क्या नाम है उसको शेड्यूल्स को हराया, तो यहाँ पे इन्होंने इतना किया। फिर डेक्कन में एक्सटेंड किया। लेकिन जब यहाँ अशोका थे, जो कलिंगा जिसको बोलते हैं कलिंग, तो उन्होंने जब कैप्चर किया तो ये पूरा का पूरा प्रशासन। यहाँ से हमें एक चीज़ विश्लेषण करने से हमें पहला पॉइंट मिला, हमें ये मिला कि ये एम्पायर ब्रिटिश से भी बड़ा था। यानी जो हमारे अंग्रेज थे जिन्होंने हम पे अत्याचार किया, गुलामी करी, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा था। एक चीज़ हमें यहाँ पे एक पॉइंट हमें विश्लेषण का पार्ट हमें यहाँ मिला, जो अक्सर पीटी में कभी कभी यूपीएससी का मूड में आ जाए तो खुरापात मचाने के लिए कोशिश करता है, वो पूछ लेता है। तो मेरा टारगेट पीटी प्लस मेंस के लिए है, और आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज की तरफ मैं कोशिश करूँगा बढ़ाने के लिए। मैंने जो टॉपिक जो कवर करे हैं इसमें स्पूत किया है, मैंने स्तंभ किया है, गुफा किया है, मृद भांड जिसको हम बर्तन कहते हैं, जिसमें आपको मैंने मृद भांड हो गया, ये गुफा हो गया, ये स्तंभ हो गया, ये स्पूत हो गया, और ये कॉइन हो गया। ये मैंने टॉपिक इसके अंदर कवर की। लेट्स स्टार्ट। देखिए कला की दृष्टि से हड़प्पा की सभ्यता और मौर्य के बीच लगभग 1500 वर्ष का अंतराल था। मीन्स जब हड़प्पा जब सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद जब मौर्य काल जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 1500 वर्ष का सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। इस बीच की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं, यानी कि इसके बीच में जो 1500 वर्ष का जो रहा
था तो वो डेफिनेटली उपलब्ध नहीं थे। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन दिमाग में आता क्यों नहीं उपलब्ध था। उपलब्ध इसलिए नहीं होगा, क्या पता उन्होंने कास्ट यानी कि लकड़ी की तरफ से उन्होंने कुछ बनाए होंगे जो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे और अभी तक हमें जो है पता नहीं चल पा रहा है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। इसके बाद मौर्य से पूर्व वास्तुकला और मूर्ति कला के मूर्त उदाहरण कम ही मिलते हैं। ये मैंने सब उठाया गूगल से क्योंकि मैं टाइप नहीं कर पाता, तो माफ़ी चाहूँगा, बट येस इट विल टेकिंग लॉट ऑफ कंज्यूमिंग टाइम। मुझे इस नोट्स को बनाने में करीब मोर देन 10 से 20 डेज लगे, और मैंने जो बुक्स रेफर करी है मैंने लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी एंड प्लस हेयर एंड देयर गाइस लॉट ऑफ थिंग्स मैंने जो है क्या नाम है किया, क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी थी, सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करना इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट। चलिए, जब मैंने मौर्य का जब स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आखिर क्यों मौर्य अपना विशेष स्थान रखता है। ये मैंने अपनी तरफ से दिमाग से सोचा, आखिर क्यों, आखिर जो हमारा यूपीएससी क्यों पूछना चाहता है कि मौर्य के बारे में हमें कुछ बताएं। आखिर गाइस इसके पीछे रीज़न क्या है, जो जब मैंने एनालाइज किया, मैंने खंगालने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिले, मैंने खुद लिखे। भाई कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से इस काल से ही प्रारंभ होता है, यानी निश्चित रूप से। आपने देखा यहाँ पे पहले का अनसर्टेन थी, अब यहाँ पे सर्टेनिटी आ गई, और यहाँ पे निश्चित रूप से स्टॉक। इस काल से ही हमारे पास विनय लेख उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपके जो बेसिकली लेख उपलब्ध है। राज्य की समृद्धि और मौर्य शासकों की प्रेरणा से कलात्मकों को यहाँ यहीं से ही मीन जो है प्रोत्साहन, यहाँ पे हमें कला को जो है बेसिकली प्रोत्साहन मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मुझे फिर बाद में अशोक के स्तंभ से जिसके उसके वस्तुकला के अंदर हमें काफ़ी कुछ मिला। फिर स्पूता यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं स्पूत, फिर गुफा, फिर चित्रकला। मैंने यहाँ पे चित्रकला क्या नाम है अभी मैंने नहीं किया इवेल्यूशन में, इसको पार्ट में मैंने मैं करूँगा कि डालूंगा। फिर सिक्के, फिर प्रशासन मेरी नेक्स्ट सीरीज में होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा स्तंभ, स्तूप, स्पूत, गुफा, सिक्के और मृदभांड। देखिए, अब मैंने फिगर्स ज़्यादा इसलिए रखी है ताकि यार बुक्स हम पढ़ते हैं वही अगेन रट्टाफिकेशन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मेमोरी लॉस्ट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत गजिन वाला स्टाइल है। तो डेफिनेटली मैंने इसलिए फिगर्स को, ताकि आप फिगर्स के थ्रू ही याद करें। देखिए अब पाटलिपुत्र किधर आई, ऑफकोर्स सोन और आई थिंक गंगा के पास है, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आई थिंक सोन और गंगा के पास है। नदी तट पर स्थित नगरों में प्राय काष्ठ शिल्प का उपयोग होता था। इसी में क्योंकि हमें ऑफकोर्स के अभी तक निर्माण नहीं है, क्योंकि बुद्धा के जो काफ़ी सारे लेख मिले उसमें पाटलिपुत्र का जिक्र किया, और ये बहुत बड़ा ही विशाल लकड़ियों का बना हुआ था। तो डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया। पाटलिपुत्र क्या था, तो पाटलिपुत्र की भी यही स्थिति थी। सभा मंडल में शिला स्तंभों का प्रयोग एक नई प्रकार, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ जो स्तंभ, यहाँ से कहने मतलब है यहाँ से स्तंभों का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बेसिकली लकड़ों का बना हुआ था, तो जिस वजह से अभी तक इसके अवशेष हमें अभी तक काफ़ी कम प्राप्त हुए थे, जिस वजह से हम इस पर एनालाइज विश्लेषण अभी चल रहा है हमारे नए नए खोजकर्ताओं का। अब हम कला की दृष्टि से देखेंगे सबसे ज़्यादा कि कला के यहाँ पे जो हमें मिले, यहाँ पे 2 रूप मिले गाइस। कला के यहाँ पे 2 रूप मिले, ये मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक वे में गूगल और विकीपीडिया इवन दैट यूट्यूब जनरेशन और बुक्स में भी कोई स्टैंडर्ड नहीं मिला, तो मैंने खुद एनालाइज करके यहाँ से मैं कहीं से छोटा मोटा कॉपी पेस्ट किया। देखिए मौर्य काल में यहाँ पे 2 है, राजकीय कला और लोक कला। देखिए गाइस, राज्य कला पर सबसे पहले ये सोचे कि राजकीय कला और लोक कला में क्या डिफरेंस होता है। राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्पूत, गुफाएं और स्तंभ आते हैं। राज्य कला के अंदर नगर निर्माण, स्पूत, गुफाएं और स्तंभ आते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, राज्य कला के अंदर ये कार्य राज्य द्वारा ही किया जाता है, मीन्स प्रशासन के द्वारा ही, मीन्स जो राजा है वहाँ का जिसकी कमांड है ये उसी के द्वारा ही जो है जो पर्टिकुलर जो है किए जाते हैं। फिर इन कला का निर्माण राज्य द्वारा ही किया जाता है। जो मैंने इसके एग्जाम्पल्स जो देखें, साची का स्पूत और अशोक का स्तंभ, ये इसके 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाले। अब लोक कला क्या होता है गाइस, ये राज्य द्वारा नहीं लिए जाते तथा ये व्यक्तिगत रूप से लिए जाते, मीन्स जैसे बड़े ही होता है वो अपना काम अपनी तरफ से करता है, तो डेफिनेटली इसी टाइप का था। और इसमें क्षेत्र प्रभाव देखा जा सकता है, बट इसमें अगर मैं यहाँ विश्लेषण करूँ तो यहाँ पे क्या क्षेत्र प्रभाव में ऑफ कोर्स अब बिहार के मटके और अगर मैं बोलूँ अफगानिस्तान के मटके में फ़र्क होगा थोड़ा बहुत चित्रकला से रिलेटेड, तो इसी तरह से यहाँ पे क्षेत्र प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो मुझे मिले थोड़े बहुत, वो मिले यहाँ पे पत्थर की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ। अब स्टार्ट करते हैं अशोक। गाइस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडियन हिस्ट्री
प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट है कि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मेरी एक एक बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं मेंस पीटी में यूपीएससी आपसे मींस इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है क्या नाम है पूछता रहता है। देखिए सारनाथ, जो अशोक के जो हमें पिलर में कहाँ मिले, सारनाथ में ये सीन था, इसके पीछे भी एक है, और डेफिनेटली बुल, हॉर्स और बैल यानी कि एलिफेंट और लॉयन है। तो ये साइन जो हमारे भाषा का, जब आप आईएएस के अंदर भी बैठेंगे तो डेफिनेटली जब आप आईएएस क्रैक करते हो डेफिनेटली ये आपके आइडेंटिटी कार्ड पे भी छपेगा। तो ये सारनाथ है जो इंडिया का लोगो भी है, इंडियन गवर्नमेंट का, और ये एक अकेला सिंह है। ये अशोकन पिलर एट वैशाली के अंदर जो हमें मुझे मिला, मैंने इसको भी मैंने क्या नाम है गूगल से उठाया। इसके बाद लोरियार बिहार, और साथ में ये उसी के ऊपर वाले का मैंने यहाँ पे क्या नाम है इसको आइडेंटिफिकेशन में डाला, ताकि क्योंकि ऊपर की पिक्चर सही नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ये डाला। गाइस क्वेश्चन था, अब देखिए अशोक के ऊपर जो लिखे हुए हैं कुछ मुद्राएं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जूम करके हल्का सा, तो ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस हैं ब्रेल लिपि में, खरोष्टी लिपि में, आयुर्वेदिक लिपि में। ये आपका एक और इस तरह का अलग अलग पैटर्न्स जो अशोक के जो चल रहे थे ये उसमें उसी में ही है। ये भी है हमें रामपुर वाके बिहार से मिला, ये जिसके ऊपर बैल है, क्योंकि बैल इसलिए क्योंकि ये देखो ये गाइस ये चीज़ को, तो कुछ लोग गाय मान सकते, प्लीज़ गाय नहीं है। और ये देखिए ये इसके अंडकोश हैं, तो टेस्टिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये चीज़ से फ़र्क यहाँ पे हमें मिल सकता है। और इसके साथ और पिलर्स में क्या क्या हमें डिफरेंस जो चले, जो ट्रेंड जो चला जो दिखने में, ये आपका रामपुर वाका ही है ये भी। और ये देखिए वृश्चिक है ये, और शेर की तरह जिसको दिख रहा है आपको दूर से, और ये हमें मिला। ये देखिए गाइस ध्यान से, हाँ ये देखिए काफ़ी डिफरेंस है, ये भी रामपुर में मिला। अभी फिगर दिखा रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि आपको पता चले हाँ भी अशोक के अंदर क्या क्या हुआ, और सिलेक्टेड फिगर ही रखी है। फिगर्स बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा टारगेट है कि फिगर्स के थ्रू ज़्यादा एनालिसिस पार्ट होता है। ये रहा, फिर उसी तरह ये गोल से उठाया लोरिया का ये रहा, और इसी तरह बिहार का, और इसी तरह एक उत्तर प्रदेश में हमें क्या मिला, संकीसा एलिफेंट। ये भी एक स्तंभ है अशोक का, डिफरेंट वे में है। यानी यहाँ पे जो ऊपर जो है ये हाथी है, यानी कि आपको यहाँ पे मैंने आपको चार चीज़ें कन्वर्ट कराई। एक इसमें डिफरेंस देखें, इसमें डिफरेंस देखें, एक इसमें डिफरेंस देखें, और हमारा जो सारनाथ का है वो ऊपर जो बेसिकली इसमें आप डिफरेंस देखें। ये गाइस यानी कि अलग अलग पिलर्स के अलग अलग तरह के अलग अलग रूप यहाँ अशोक ने देखा। यही दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है पढ़ते जाने पर समझ नहीं आता, एनालाइज नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं होते। अब ठीक है इंग्लिश मीडियम वालों आज तो नितिन सिंघानिया है, नेक्स्ट जनरेशन वीडियो है, यूट्यूब है, विकीपीडिया। हिंदी मीडियम वालों का क्या भाई, हिंदी मीडियम वाले ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं थोड़े से, वो भी फैक्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर किया है और विश्लेषण पार्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। इसमें 36 पेज है गाइस, आई होप सॉरी 35 हैं, आई होप मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ फिर अब स्तंभ देखते हैं। अब गाइस देखिए ठीक है, अशोक में सबसे ज़्यादा इसका पिलर निर्माण था, क्योंकि अशोक की खास बात ये थी कि इसने पहली बार स्थापत्य कला को पत्थरों में